हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज़ की अब तक की पूरी कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो को मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए इन सीरीज़ में होने वाली एक भी इंसिडेंस छूटी नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आज मैं लेकर के आई हूँ एक न्यू सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन। शुरू होता है हम एक छोटी सी कहानी को बताते हुए। इसमें जब दुनिया बनाई गई थी तो गॉड पांगो ने, इनके गॉड के नाम से ही मुझे हंसी आ रही है। खैर अब आगे बढ़ते हैं कि गॉड पांगो ने आसमान और जमीन को दो हिस्सों में बांटा और गॉडेस नोवा ने सारे लिविंग क्रिएचर्स को बनाया। में से उन्होंने ह्यूमंस को दिन के उजाले में बनाया और मॉन्स्टर्स को रात के अंधेरे में। उसी दिन से ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स साथ साथ खुशहाली से रहने लगे। इसी ईरा को ही इनोसेंस ऑफ ईरा कहा गया। इस वर्ल्ड की प्रोटेक्शन का जिम्मा एक रियल ड्रैगन को दिया जाता है जिसका नाम जिन लॉन्ग होता है। इन अचानक उस ड्रैगन के मर जाने से पूरी दुनिया में तबाही मच जाती है, क्योंकि ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स एक दूसरे पे आरोप लगा रहे होते हैं उस ड्रैगन को मारने का। एक दूसरे को ही इस तबाही का जिम्मेदार मान रहे होते हैं। 1000 साल बीत चुके होते हैं और कुछ लोग अब भी ये मानते हैं रियल ड्रैगन जिन लॉन्ग एग्जिस्ट ही नहीं करते। इन कुछ लोगों का अब भी विश्वास है कि जिन लॉन्ग दोबारा पुनर्जन्म लेंगे, फिर इस दुनिया में ईरा ऑफ इनोसेंस फिर से कायम हो जाएगा। हमारी ये कहानी यही खत्म होती है। आगे हमें एक एग्जॉर्सिस्ट दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर हंटर होता है, इसका नाम शुई होता है और ये एक मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। उससे दूसरे मॉन्स्टर्स का पता पूछ रहा होता है। के ना बताने पे वो इसे मार डालता है और दूसरे मॉन्स्टर की तलाश में निकल पड़ता है। सीन कट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं एक कैट स्पिरिट को कि एक बैनर लगा रहा होता है जिसमें ऑन कैट गैंग में भर्ती चालू है लिखा होता है। हम उसके दो क्यूट से पेट रैबिट को देखते हैं जिसका नाम गोई और तुलसी होता है। हमें पूरी सीरीज में दिखेंगे और इनके आने से एक बहुत क्यूट सी साउंड आती है ट्विंग ट्विंग की। दोनों अपने मास्टर के लिए कैरेट लाए होते हैं। इसे देख वो कैट स्पिरिट कह रहा होता है कि मैं 1 महीने से वेजिटेरियन बना हुआ हूँ, मुझे फिश ला के दो। वो फिशिंग रॉड को लिए हुए प्रार्थना कर रहा होता है कि कैरेट टेस्टी नहीं होते हैं, अब ये नहीं खाना है, बस आज एक बड़ी से मछली मेरे हाथ लग जाए। ये कहते हुए वो फिशिंग रॉड को पानी में फेंक देता है। दूसरी तरफ हमें उस पानी में एक महल दिखाया जाता है। में से उस स्पिरिट पर्ल में से एक तेज सी रोशनी बाहर निकलती हुई नजर आती है। वो रोशनी एक क्यूट सी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यही हमारी क्यूट सी मेन लीड होती है जो बता रही होती है 1000 की कल्टीवेशन के बाद फाइनली वो एक फिश फॉर्म में से ह्यूमन फॉर्म में आई है। और जैसे ही वो ह्यूमंस की 1000 विशेष को पूरा करेगी, रियल ड्रैगन जिन लॉन्ग बन जाएगी और फिर से इस वर्ल्ड को ईरा ऑफ इनोसेंस में ला देगी। उसके सामने उसी फिशिंग हुक में वो एक कीड़े को देखती है जिसे खाने की कोशिश कर रही होती है। फिर उसे ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे परेशान करने की, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, कि वो पीछे पड़ जाती है। दूसरी तरफ वो कैट स्पिरिट अपने शिकार का इंतजार करते हुए ये सोच रहा होता है कि इन 2 रैबिटों को भी मुझे पालना है। अगर मेरी जियान कैट गैंग में किसी ने एडमिशन नहीं लिया तो मेरे खाने के ही वांदे हो जाएंगे। वो उस कीड़े को निगल लेती है और उसकी फिशिंग रॉड में फंस जाती है और वो कैट स्पिरिट उसे लेके चल पड़ता है वहाँ से, कहते हुए कि इस फिश को स्टीम करूँ या ग्रिल करूँ। वो हमारी बुद्धू मछली कह रही होती है कि स्टीम करोगे तो ज्यादा न्यूट्रिशियस रहेगा, लेकिन रोस्ट का आइडिया भी अच्छा है, लेकिन उसमें ना चिली पाउडर मत डालो, मुझे चिली से एलर्जी है। वो कैट स्पिरिट कह रहा होता है ये कौन मुझसे बातें कर रहा है। ये हम देखते हैं उस कैट स्पिरिट को जो उस फिश को पकाने की तैयारियों में लगा रहता है। दूसरी तरफ हमारी कार्प मछली सोच रही होती है क्या ये मुझे सचमुच खाने वाला है, उसे जल्दी भागने का सोचना पड़ेगा। लेकिन वो कैट स्पिरिट उसे रोकते हुए पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो कहती है कि मैं तो यहाँ पानी मांगने आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई पानी नजर ही नहीं आ रहा, तो मैं जा रही हूँ। तो वो कैट स्पिरिट अपने खाली टब को देखते हुए कहता है क्या तुमने ही मेरे मछली को चुराया है। तो वो एकदम क्यूट सा वॉइस बना के कहती है कि मैं ही वो मछली हूँ। तो वो कैट स्पिरिट उसे वापस टब में जाने को कहता है। तो वो बताती है कि मैं 1000 साल से कल्टीवेट कर रही हूँ और मेरा मैजिक ना बहुत पावरफुल है, मैं एक लकी कार्प हूँ और तुम्हारी कोई भी विश को पूरी कर सकती हूँ। इस पे वो कैट स्पिरिट कहता है कि मुझे बस मछली खाना है। वो उसे बांध देता है और स्ट्यू फिश कैसे बनाई जाती है इसकी तैयारियों में जुट जाता है। वो 2 रैबिट भी अदरक लहसुन ला रहे होते हैं। वो कैट स्पिरिट भी मसाला तैयार करने की रेसिपी देख रहा होता है। हमारी क्यूट फिश कह रही होती है कि इतनी मेहमान नवाजी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस थोड़ा ही खाती हूँ, इतनी ज़्यादा डिशेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो एक ही डिश से काम चल जाएगा। तो वो कैट स्पिरिट कहता है कि मैं भी बस एक ही डिश बना रहा हूँ जिसका नाम है स्ट्यू फिश। इस पे हमारी भोली फिश कहती है क्या तुम मेरी बात तो नहीं कर रहे हो। तो वो 2 रैबिट सर हिलाते हुए हाँ कर रहे होते हैं। तो वो कह रही होती है कि मैं कोई ऐसी वैसी कार्प मछली नहीं हूँ, अगर मेरे बॉस को पता चला ना तो तुम्हारी खैर नहीं। गैंग का लीडर है और समुंदर में मैं ही उसे रास्ता बताती हूँ। वो 2 रैबिट एक बोर्ड में लिख के उसे बता रहे होते हैं कार्प मछली फ्रेश वाटर में रहती है ना कि समुंदर में। उसकी ये फेंकू गिरी तो पकड़ी जाती है।
और हमारी फिश यहाँ सोच रही होती है कि अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से यहाँ काम नहीं बनेगा, मुझे तो मैजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अपने मैजिक से उस रस्सी से छूट जाती है। उसे कह रही होती कि लगता है तुमने किसी कार्प मछली से आज तक मार नहीं खाई है, तो आज ही तुम्हारा उद्घाटन कर देती हूँ। वो आगे बढ़ती है लेकिन उसकी मार्शल आर्ट्स बहुत वीक होती है, इसलिए तुरंत वो पछाड़ दी जाती है। अब अपनी यूनिक टेक्निक इस्तेमाल करने को सोचती है जिसे वो बुलबुला वेव कह रही होती है। ऐसे ही वो उस वेव से उस पर अटैक करती है, बेचारी खुद ही जल भुन जाती है। और फिर क्यूट सी वॉइस में कह रही होती है कि मैं हार मानती हूँ, मारा अगर तुमसे लड़ने की कोशिश की ना तो आपकी बार तो मेरा बारबेक्यू ही बन जाएगा। तो चुपचाप से उस हांडी में जाके बैठ जाती है। कह रही होती है कि 1000 साल की कल्टीवेशन का क्या ही फायदा हुआ कि मुझे एक स्ट्यू फिश ही बनना है। अपने आंसुओं को पोंछते हुए कह रही होती है कि बस मुझे आखिरी बार इस दुनिया के हसीन नज़ारे को देखने दो। तो उसकी नज़र उस बैनर पे पड़ती है। फिर एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है कि जब मैं पानी में थी ना तो इस गैंग के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत पावरफुल और महान गैंग है, तो इसमें मुझे भी शामिल कर लो। मैं भी आपकी तरह वीक और पुअर लोगों को जस्टिस दिलाने में आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं अपने आखिरी दम तक इस दुनिया को बचाने में आपकी मदद करूँगी, तो मुझे प्लीज़ भर्ती कर लो ना बॉस। वो कैट स्पिरिट उसकी बातों को इग्नोर करते हुए ढेर सारे मसाले डाल देता है और फिर ढक्कन लगा देता है और उन रैबिट्स को कहता है कि बस फायर जला दो। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद यहाँ पे जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हमारी जो कार्प फिश होती है वो 1000 साल की कल्टीवेशन के बाद अपनी ह्यूमन फॉर्म में जिस दिन ही आती है, एक कैट स्पिरिट पकड़ लेता है और उसका फिश स्टू बनाने की तैयारियों में जुट जाता है। खांडे मुँह से चढ़ा करके उसमें आग लगाने ही वाला होता है। हमारी फिश उसे बॉस बॉस चिल्ला रही होती है और उसे अपने गैंग में शामिल करने के लिए आग्रह कर रही होती है। उसे सुनाई देता है कि वो 2 प्यारे से रैबिट अपने मास्टर से मना कर रही होती है उसे पकाने के लिए। वो कैट स्पिरिट उनकी बात को मान जाता है और उसे 3 दिन का ट्रायल देता है। में वो उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेगा, लेकिन अगर वो फेल हो जाती है तो उसका ग्रिल्ड फिश बनाने में वो देरी नहीं करेगा। वो यहाँ बहुत खुश हो जाती है और अपना नाम जाओली बताते हुए उसका नाम पूछती है। इस पर वो कैट स्पिरिट अपना नाम हुपो बताता है। जाओली उसे हुपो बॉस बुला रही होती है। उन रैबिट्स को बॉस नंबर 2 और बॉस नंबर 3 कह रही होती है। हुपो कह रहा होता है कि अब हमारे पास तो डिनर में खाने के लिए कुछ नहीं है। वो उन नन्हे रैबिट्स को शक की निगाह से देख रहा होता है, इससे वो रैबिट थर-थर कांपने लगते हैं। यहाँ सीन कट हो जाता है और हम अगली सीन में देखते हैं कि एग्जॉर्सिस्ट को उस बैनर को देख के कह रहा होता है, इन मॉन्स्टर्स की इतनी हिम्मत हो गई कि वो दिन के उजाले में अपना गैंग अप कर रहे हैं। फिर वो अपने मैजिकल वेपन से जो कि मॉन्स्टर्स को डिटेक्ट करता है, उनकी कॉम्बैट्स पावर को भी बताता है। वेपन उसे बताती है कि यहाँ 2 मॉन्स्टर्स हैं। से वो पकड़ने के लिए चला जाता है, ये कहते हुए अगर सारे मॉन्स्टर्स को पकड़ लिया जाए और उन्हें खत्म कर दिया जाए, इस दुनिया में फिर से इनोसेंस ऑफ ईरा कायम हो सकती है। ये ह्यूमंस का मानना होता है। दूसरी तरफ हमारी जाओली का कुछ और ही मानना होता है। फिर आगे वो अपनी मैजिकल शॉट निकालता है। बड़ी ही स्टाइल से वो उस फ्लाइंग शॉट में बैठ जाता है, क्योंकि वाकई में कूल होता है। यहाँ चाय की चुस्की लेता हुआ वो उस शॉट को आगे जाने का आदेश देता है, लेकिन वो शॉट उसे पीछे ले जाती है। इससे वो अपने शॉट को स्टूपिड शॉट कह रहा होता है, तो वो उस शॉट उसे खींचते तानते ले जा रही होती है आगे। और ये बहुत फनी होता है देखने में। हम देखते हैं जाओली को जो गबागब खा रही होती है, कह रही होती है मुझे ना खाने के लिए, तुम्हारी इस मेहमान नवाजी के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, वो चीज़ है थैंक्स। वो अब मैं निकलती हूँ, ठीक है, ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगती है। वो उसे बोलता है रुको। इस पे वो मुड़ के कह रही होती है तुम मुझे बर्तन धोने के लिए तो नहीं कहोगे ना। वो बहुत क्यूट तरीके से कह रही होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। वो उसे कह रहा होता है कि मैं इस जियान कैट गैंग का बॉस हूँ, तो मुझे तुम्हें बताना होगा कि तुम कहाँ जा रही हो। जाओली उसे बता रही होती है कि जहाँ ह्यूमंस रहते हैं मैं वहाँ जा रही हूँ। अगर मैं ह्यूमंस की 1000 विशेष को पूरी कर लूँ, मैं रियल ड्रैगन जैंग लॉन्ग बन जाऊंगी। फिर इस दुनिया में ईर ऑफ इनोसेंस को कायम कर दूंगी। हुपो को उसकी बातें ये समझ में नहीं आ रही होती और वो बार बार उससे पूछ रहा होता है तुम ये किस जैंग लॉन्ग की बात कर रही हो। वो उसकी विश पूरी करने की एबिलिटी को चेक करने के लिए उस नन्हे से मॉन्ग को अपने पास बुलाता है। वो नन्हा मॉन्ग उछलते कूदते उनके पास आता है। उसका नाम चैन होता है। वो उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हारी कोई विश है। इस पे चैन कहता है कि मुझे अपने टकली पे लंबे घने काले बाल चाहिए। जाओली अपने बुलबुलों की पावर से उसके सिर पे बाल तो ला देती है, लेकिन वो बाल खुद जाओली के होते हैं और बेचारी वो टकली हो जाती है। यहाँ चैंग तो उसके बालों को पा करके बड़ा ही खुश होता है। जाओली उससे अपने बालों को वापस ले लेती है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे विश तो कोई काम ही नहीं करते। जाओली कह रही होती है कि असल में बात यह है ना कि मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है।
बेचारा वो लिटिल मॉन्क रोते हुए कि मेरे बाल कहाँ चले गए वहाँ से चला जाता है। ज़ाओली उससे कह रही होती है कि बॉस आप भी एक विश मांगो। इस पे हुपो कह रहा होता है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी कोई विश की ज़रूरत नहीं है, तुम जो बनना चाहती हो ना ज़ैंग लॉन्ग वो बन जाओ। ज़ाओली उछलते कूदते वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ उसे वो एग्जॉर्सिस्ट दिखता है। ये कहते हुए उसके पास आता है कि कोई भी यहाँ से बच के नहीं जा सकता मुझसे। वो एग्जॉर्सिस्ट सुई उसके गालों की तरफ इशारा कर रहा होता है। इस पे हमारी ज़ाओली को लगता है कि वो उससे किस मांग रहा है, वो जाके उसे किस कर देती है। सुई कहता है कि बेशरम मॉन्स्टर जल्द से अपने असली रूप में आओ। हुपो उसके सामने आ जाता है और कह रहा होता है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, मॉन्ट कुनलुन का एक लोवेस्ट लेवल का एग्जॉर्सिस्ट है और हम इसे तुरंत हरा देंगे, तो फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हमारी ज़ाओली यहाँ दुम दबा के भाग जाती है और वो नन्हे रैबिट भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। बेचारे हुपो को तो अकेला ही छोड़ दिया इन्होंने और सुई उस पर हमला कर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे स्किल्स तो बहुत वीक है, मेरे सामने किस चीज़ का शो ऑफ कर रहे हो। फिर से ज़ाओली चिल्लाते हुए आती है कि मेरे बॉस को जाने दो और वो तेजी से आते हुए हुपो को ही टक्कर मार देती है। यहाँ उसने मदद करने की सोची भी तो उल्टा पड़ गया। यहाँ सुई उन दोनों को बांध करके उसी हांडे में पकाने की कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं कि वो दो रैबिट उस हांडे में स्विमिंग कर रहे होते हैं मजे से और सुई उनसे दूसरे मॉन्स्टर्स का पता पूछ रहा होता है। यहाँ कह रही होती है सर क्या आपका सिर्फ सूप से ही पेट भर जाएगा। तो सुई कहता है कि तो तुम मुझे और भी मॉन्स्टर्स का पता क्यों नहीं बता देती हो। ज़ाओली कह रही होती है कि बस आप बताओ सर आप कौन से मॉन्स्टर्स को खाना चाहते हो, बस आप विश करो मैं आपकी विश पूरी कर दूंगी। वो यहाँ उसे कह रहा होता है कि इसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। वो कहता है कि इस माउंटेन में हमारे अलावा और कोई मॉन्स्टर्स नहीं है। सुई उसे चुप करा देता है और ज़ाओली से कहता है कि अगर तुमने आगे नहीं बताया तो मैं इसे सूप में डाल दूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि वो दो रैबिट्स एक दूसरे की पीठ खुजा रहे होते हैं उस सूप में। यहाँ कह रही होती है कि तुम इसे मत डालो सूप में, मुझे डालो क्योंकि मैं फ्रेश कार्प हूँ ना और उसका ज़्यादा टेस्टी सूप बनता है। फिर सुई कहता है कि तुम फ्रेश कार्प नहीं हो बल्कि एक महा 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 बुद्धू कार्प हो। ज़ाओली कहती है कि मैं कोई फूल नहीं हूँ, ज़ेन लॉन्ग हूँ जो लोगों की विश पूरी करती हूँ। फिर सुई कहता है तो ऐसी बात है तो मेरी भी एक विश पूरी कर दो, माउंटेन के दूसरे मॉन्स्टर्स को मेरे सामने लेकर के आओ। फिर ज़ाओली कह रही होती है सर यहाँ तो बहुत सारी मॉन्स्टर्स हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा वाला मॉन्स्टर लाऊं। हाँ हम देखते हैं कि सुई अपने वेपन से उन दो छोटे रैबिट्स को एयर ड्राई कर रहा होता है। ज़ाओली अपने मैजिक शुरू करती है जिससे वहाँ एक काली घटा छा जाती है, ड्रैगन की परछाई नजर आती है। ये देख के वो नन्हे रैबिट भी कि यहाँ कुछ भयानक होने वाला अपना बोरिया बस्तरा बांध लेते हैं। ये तो यहाँ खुश हो जाता है और उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए एक फॉर्मेशन बना लेता है। लेकिन जो हमारी ज़ाओली होती है उससे कोई चीज़ परफेक्ट कैसे हो सकती है। का मैजिकल बॉल उसी की तरफ फुदकते हुए उसके हाथों से फिसल जाता है और सुई वहाँ से गायब हो जाता है, ये कहते हुए तुम धोखेबाज मॉन्स्टर्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्कैम करने की। वो यहाँ उसे कह रहा होता है कि तुमने तो कमाल ही कर दिया, उसे यहाँ से भेज दिया। फिर ज़ाओली उसे कहती है कि मैं तो उसकी मदद कर रही थी, पता नहीं वो कहाँ ही चला गया। उसे रस्सी काटने को कहता है और बोलता है कि यहाँ रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, हमें दूसरी जगह चले जाना चाहिए। ज़ाओली के इस बेवकूफ़ी भरे लेकिन कारागार कारनामे के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बुद्धू सी ज़ाओली की अपने में ही अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर हंटर को न जाने कहाँ भेज देती है। फिर ये दोनों नन्हे मॉन्स्टर्स अपने आप को आज़ाद करके किसी सेफ जगह जाने का तय करते हैं। हम देखते हैं ज़ाओली हुप्पो से पूछ रही होती है कि आखिर वो आदमी हमें पकड़ना क्यों चाहता था, जिस पे हुप्पो से बताता है कि वो कुनलुन सेक्ट का एक एग्जॉर्सिस्ट है। उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि वो उन मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं जो कि ह्यूमंस को मारते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इस पे ज़ाओली बड़ी प्यार से बोल रही होती है कि हमने तो किसी ह्यूमन को आज तक हर्ट नहीं किया। वो उसे आगे बताता है कि वो कुनलुन सेक्ट के और यूजलेस लोगों के ग्रुप का एक बंदा है और इसका नाम शुई है। हम लोग आज बहुत अनलकी है जो उसी से टकरा गए। वो आगे उसे पूछता है क्या तुम सच में वो रियल ड्रैगन ज़ेन लॉन्ग हो। फिर ज़ाओली कहती है कि जब मैं छोटी सी थी ना तो बहुत ओबीडियंट थी, डैड ने मुझसे कहा था कि मैं एक बहुत अच्छी बेटी हूँ, मैं ज़रूर बड़ी होकर ज़ेन लॉन्ग बनूंगी। तो हुप्पो कहता है क्या होता जब तुम ओबीडियंट नहीं होती तो। फिर वो कहती है अब मेरी मॉम कहती है कि अगर तुम बात नहीं मानोगी ना तो वो भेड़िया आ जाएगा और तुम्हें ले जाएगा। वो कहता है कि लेकिन रिवर में भेड़िए कहाँ से आ सकते हैं। फिर ज़ाओली कहती है कि आ सकते हैं, मेरे मॉम और डैड कभी झूठ नहीं बोलते। तो हुप्पो कहता है कि तुम्हारे विश तो कोई काम नहीं करते, तुम ज़ेन लॉन्ग हो ही नहीं सकती, तो बस एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। ज़ाओली चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मैं फूल नहीं हूँ, मैं ज़ेन लॉन्ग हूँ। तरफ वो रैबिट भी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं।
अभी वो सीसॉ खेल रहे होते हैं। ये बहुत ही क्यूट होते हैं और कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कह रहा होता है ठीक है, अपने जिनलॉन्ग होने का बाहर किसी को बताना नहीं। जाओली पूछ रही होती है क्यों। वो मन में सोचता है कि इसके विशेष तो काम नहीं करते, वो इसे पक्का चीटर समझेंगे, इसे इतना कूटेंगे कि इसकी चटनी बना देंगे। हुप्पो उसे सावधान रहने के लिए बोलता है, कहता है कि बुरे लोग तुम्हारा एडवांटेज ले सकते हैं। तो वो कहती है कि अगर कोई मुझे बैड गाय मिल गया ना तो मैं तो उसे कूट दूंगी। फिर हुप्पो कहता है कि हमारी गैंग को फैट करने के लिए नहीं है, कि ये लोगों की मदद करने के लिए है, कि इस दुनिया में शांति कायम हो सके। जाओली कहती है आपको तो कितना ज्ञान है, लेकिन फिर भी आप कुछ दिनों से भूखे मर रहे हो। बार बार वो यही कह रही होती कि आप इतने समझदार और ज्ञानी हो, अभी भूखड़ों जैसी हालत हो गई है। ये लाइन उसकी एक्चुअल वॉइस में सुनने में इतना अमेजिंग होता है। हुप्पो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़ के कूटने लगता है, कहते हुए कि अभी भी मेरे पास वो बारबेक्यू फिश की रेसिपी पड़ी हुई है। यहाँ हमारी जाओली चिल्लाते हुए कह रही होती है कि चिली मत डालना, हाँ मुझे चिली से एलर्जी है। हम देखते हैं उसी मॉन्स्टर हंटर सुई को, वो एक अनजान घर में आ चुका होता है। यहाँ उसकी मैजिकल वेपन एक मॉन्स्टर को डिटेक्ट करती है। उसकी कॉम्बैक्ट पावर 5 लाख होती है। ही हमारी जाओली की कॉम्बैक्ट पावर 2.5 होती है। सुई यहाँ घबराते हुए कह रहा होता है कि ये तो बड़ा ही भयानक वाला मॉन्स्टर है, मैं तो सिर्फ 32 कॉम्बैक्ट पावर वाले को ही हैंडल कर सकता हूँ। वहाँ पर एक मॉन्स्टर अपीयर होती है जो कह रही होती है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, लगता है मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। इस मॉन्स्टर का नाम चेन लॉन्ग होता है। वो अपनी पावर से उसे कंट्रोल कर रही होती है। सुई अपने सारे वेपन्स के साथ खुद को ही उसके सामने समर्पित कर देता है। सुई उसका ध्यान भटकती ही अपने लिखे हुए मंत्रों से उसे एक सर्कल में ट्रैप कर लेता है। हंसते हुए कह रहा होता है कि ये हमारे कुल्लून सेक्ट के बनाए हुए मंत्र है, कोई भी मॉन्स्टर इस ट्रैप सर्कल से बाहर नहीं आ सकता। चेन लॉन्ग ये कहते हुए तो तुम कुल्लून सेक्ट से आराम से बाहर आ जाती है उस सर्कल से। फिर उसे उठाते हुए कह रही होती है तभी मैं सोचूं तुम इतने फैमिलियर कैसे लग रहे हो, कि 300 साल पहले तुम्हारे मास्टर भी यही ट्रैप लेकर आए थे मुझे पकड़ने के लिए। मैंने उसकी इतनी कुटाई की कि वो दोबारा कुल्लून माउंटेन वापस चला गया, फिर लौट के नहीं आया कभी। सीन कट होता है और हम उन दोनों नन्हे मॉन्स्टर्स को देखते हैं टेम्पल में छिपते हुए। हाँ, हुप्पो कह रहा होता है वो एग्जॉर्सिस्ट तो कभी सोच भी नहीं सकता कि हम इस टेम्पल में छुपे हुए हैं। कि हम देखते हैं अपने नन्हे से मॉन्क चेन को, अपने मास्टर से स्टोरी सुनने के लिए जिद कर रहा होता है। हाँ, उसके मास्टर उसे ये कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, मेरे मास्टर इस कुल्लून पहाड़ के नीचे भिक्षा मांगने गए थे। फिर वहाँ उन्हें एक वीरान टेम्पल दिखती है और वो इस टेम्पल में जाते हैं और उनके पीछे एक खामोश सी चीज़ उनका पीछा कर रही होती है। और फिर अचानक से वहाँ बीस्ट आ जाते हैं। ये सुनते ही वो हमारे दोनों मॉन्स्टर भी डर जाते हैं और हमारा नन्हा सा मॉन्क भी डर जाता है। वो कह रहे थे मास्टर बंद करो, मुझे नहीं सुनना है, मुझे सुसु लग गई है। उसके मास्टर आगे कंटिन्यू करते हैं और फिर उन्होंने उस बीस्ट को भगाने के लिए एक मंत्र कहा, काबे किंगडम, कासुकाबे किंगडम। ये सुन के जाओली कह रही होती है ये कैसा मंत्र है। अंदर उसके मास्टर और लंबी चौड़ी हाँक रहे होते हैं, कहते हुए कि मैंने तो 6 बीस्ट को एक ही बार में ख़त्म किया था अपनी जवानी के दिनों में। अजीब अजीब से बीस्ट के नाम उसे बताने लगते हैं कि वो कहते हैं कि मैं लगातार उनसे 3 दिनों तक लड़ता रहा, तभी से ही सारे मॉन्स्टर और डेमन मुझे देख के रास्ता बदल लेते हैं। इस पर चेन समझ जाता है और कहता है कि मास्टर अब फेंक रहे हो ना। तो उसके मास्टर कहते हैं चुप रहो, ये देखो 6 साल के हो गए और अभी तक तुम्हें मल्टीप्लिकेशन भी नहीं पता है। मैंने जो तुम्हें सूत्र बताया था तो तुमने याद भी नहीं किया। वो उसे ही डांटने लगते हैं। ये सारी बातें वो चारों सुन रहे होते हैं, उनकी सिर्फ आंखें ही चमक रही होती है। इसे वो दोनों देख करके जोर से चिल्लाते हैं। ये दोनों पकड़े जाते हैं और मास्टर से उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए कह रहे होते हैं। वो यहाँ कह रहा होता है कि ये मास्टर तो बहुत पावरफुल है, अगर हम इसके शिष्य बन जाएंगे वो एग्जॉर्सिस्ट हमें कभी परेशान नहीं कर पाएगा। हुप्पो कहता है कि मास्टर आपकी कल्टीवेशन लेवल बहुत हाई है, मैं आपके इस बुद्धिज्म सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जाओली भी कह रही होती है मी टू। वो मास्टर कहता है कि हमारा जोमी टेम्पल बहुत फेमस है, बिना जाने किसी अनजान लोग को शिष्य नहीं बनाया जा सकता। वो फिर से लंबी चौड़ी अपने तारीफों के पुल बांधने लगते हैं कि मैं ये हूँ वे हूँ। जिस पे चेन उन्हें अजीब तरीके से घूर रहा होता है और बताता है इन्हें मैजिक भी आता है और इन्होंने मैजिक से मेरे बाल भी ला दिए थे, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था। इस पर उसके मास्टर बोलते हैं ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें एक रिकमेंडेशन लेटर लाना होगा। हमारे टेम्पल का ट्रेडिशन है तो तुम इस माउंटेन के नीचे जाओ, किसी की भी मदद करो और वो आदमी जिसकी तुमने मदद की होगी वो अगर रिकमेंडेशन लेटर तुम्हें दे देगा तो तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। इस पर वो दोनों खुश हो जाते हैं और हमारे 2 नन्हे रैबिट्स भी।
से किसी की मदद की जाए ये बुक पढ़ रहे होते हैं। एक दिन का हम सीन देखते हैं जहाँ सुई उस मॉन्स्टर की मार से पड़ा होता है। वो उस वार्निंग लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि अपने मास्टर को बता देना, मैं उससे जल्द ही फाइट करने आऊंगी, वो इसके लिए तैयार रहे, वरना मैं इस कुनलुन माउंटेन के जर्रे जर्रे कर दूंगी। यहाँ गुस्से से सोई उस मॉन्स्टर को गालियां दे रहा होता है। अब यहीं पे ये सीन शिफ्ट होता है और हम इसके अगले सीन में देखते हैं कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था हमारे लिटिल मॉन्स्टर्स कमेंडेशन लेटर लेने उस माउंटेन के नीचे विलेज में आए होते हैं। हमें उस विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक ह्यूमन गर्ल का नाम निया होता है, वो एक स्नेक स्पिरिट आसी से कह रही होती है ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स बहुत अलग होते हैं, हमारी कभी भी एक हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती। इस पे आसी कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मॉन्स्टर्स और ह्यूमन का। इस पे निया कहती है ठीक है, जब तुम ऐसा ही सोचते हो तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आसी सोचता है मैंने कुछ गलत कहा क्या, तो बस वही रिपीट किया जो वो कह रही थी। कि हम देखते हैं जाओली को जो फुदकते हुए हुपो से कह रही होती है अगर मैं एक पर्सन की विश पूरी कर दूंगी तो क्या तुम मुझे कॉटन कैंडी लेकर दोगे। वो कहता है कि फिश भी शुगर खाते हैं क्या। ये वहाँ से निया गुजरती है ये कहते हुए कि कोई भी मॉन्स्टर अच्छा नहीं होता। इसे सुनते ही जाओली कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, सॉरी बोलो हुपो को। इस पे निया कहती है फिर से एक मॉन्स्टर, बोला तो सो क्या कर लोगे यहाँ। जाओली यहाँ हुपो के पीछे छुप जाती है, उसे कह रही होती है कि अभी इसे स्क्रैच करो। यहाँ हुपो इन दोनों के बीच में फंस जाता है। निया यहाँ एक लंबी छलांग लगाती है उसे जोर का पंच मारने के लिए, लेकिन वो उसे थपथपाने लगती है। इसे देख जाओली कह रही होती है ये किस तरह की बॉक्सिंग है। हुपो से कह रहा होता है कि मैंने इस तरह की बॉक्सिंग कभी नहीं देखी। निया यहाँ कह रही होती है कि मैं भी अपने आसी को इसी तरह मारती थी। इस पे जाओली पूछती है कि तुमने उसे इतना मारा कि वो मर गया, क्या तुम उसे वापस पाना चाहती हो, तुम्हारी विश को पूरी कर दूंगी। इस पे निया कहती है कि वो मरा नहीं है, बस हमारा ब्रेकअप हो गया है। जाओली कहती है कि तुम्हारे रिलेशनशिप को फिर से रिस्टोर कर देती हूँ। इस पे निया खुश हो जाती है, लेकिन कहती है कि छोड़ो, बस इतना चाहती हूँ कि वो बस अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। यहाँ जाओली इतने प्यार से पूछती है ना कि ये हैप्पीनेस क्या होती है। पे निया उसे बताती है कि हैप्पीनेस वो चीज़ होती है जब कपल्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के शॉपिंग जाते हैं। आगे वो बता ही रही होती है, लेकिन यहाँ जाओली से उसकी विश उसी की तरह उछलती कूदती छूट जाती है। आसी को जा लगती है और तभी आसी उस आदमी को देखता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझने लगता है। निया जैसे जैसे उसे बता रही होती है जब वो फूलों को देखता है तो मेरे बालों में लगाता। हैप्पीनेस वो होती है जब हम साथ में फूड इंजॉय करते, घंटों तक प्यार भरी बातें करते, और यहाँ जो वो चीज़ कह रही होती है ऐसी वो सारी चीज़ें उस आदमी के साथ कर रहा होता है जो वाकई में बड़ा ही फनी होता है देखने में। और वो आदमी उसे गलत समझ के बेचारों को कूट रहा होता है कि वो बता रही होती है कि जब मेरे शूलेस खुल जाते तो वो उन्हें बांधता, और यहाँ हंसी उस जादू के असर से उस आदमी को बांध रहा होता है। जब हमारे बीच लड़ाई हो जाती तो एक दूसरे को हक करके मनाते। ये सारी चीज़ें होते देख जाओली उसे बताती है कि आपकी ना सारी विशेष पूरी हो गई हैं। फिर निया खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है कि कहाँ मुझे देखनी है कैसे मेरी सारी विशेष पूरी हुई हैं। जाओली और वो दोनों प्यारे रैबिट्स भी उसके पीछे जाते हैं। जाओली चिल्ला रही होती है कि अब क्यों जा रही हो, तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस आदमी को जो आसी को कूट रहा होता है, फिर उसके हाथों में वो निया का दिया हुआ रुमाल आ जाता है। फिर वो उसे याद करने लगता है और ये चीज़ निया भी देख लेती है। कह रही होती है बुद्धू तुम तो अभी तक मुझे नहीं भूले। पीछे से जाओली फिर अपने विश बॉल को बाहर निकालती है और कहती है क्या तुम चाहती है कि वो तुम्हें भुला दे। उसके कुछ कहने से पहले ही वो अपना विश छोड़ देती है। कह रही होती है मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ तुम्हारी विश को पूरी करने में। यहाँ फिर से उसने गुड़ गोबर कर दिया होता है। यार आसी जो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा होता है निया से रिलेटेड सब कुछ भूल जाता है। सोच रहा होता है ये जाने किसका रुमाल मेरे हाथ में आ गया, लेकिन जिसका भी रुमाल है लगता है मैं उसे मिस कर रहा हूँ। अभी निया उसके पास आ जाती है। आसी उससे पूछ रहा होता है कि मैडम अपना नाम बताइएगा ज़रा। निया उसे गले लगा लेती है, ये कहते हैं कि बुद्धू मेरा नाम निया है। यहाँ जाओली उदास होते हुए हुपो से कह रही होती है कि मेरे विशिंग बॉल ने तो फिर से काम नहीं किया। इस पे हुपो कह रहा होता है क्या तुम्हें अब ये बात पता चली है। दूसरी तरफ निया आसी से कह रही होती है मैं जानती हूँ सिर्फ तुम मेरी केयर करते हो, लेकिन ये जो दो मॉन्स्टर्स हैं इन्होंने सारा मामला बिगाड़ा है, वरना हम कब के ही अपने रोमांटिक रिलेशनशिप को रिज्यूम कर लेते। जाओली ये कहते फिर हुपो के पीछे चुप जाती है कि हमें थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। निया तो गुस्से से आती है कि तुम्हें थैंक्स कौन करना चाहता है, दम है तो आ जाओ मैदान में एक एक हाथ हो जाए।
वो उड़ते हुए फिर से उसे जोर का एक पंच देने जाती है, लेकिन आसी उसे रोक लेता है। हाँ, वो दोनों बेचारे ये कह रहे होते हैं कि बिना रिकमेंडेशन लेटर के एक अच्छा काम करने का टास्क भी पूरा नहीं कर पाए। और बेचारी ज़ाओली कह रही होती है कि अब मुझ में दम नहीं है फाइट करने की, लेकिन वो फाइट कर ही कहाँ रही थी, वो तो हुप्पो के पीछे छुप जा रही थी। आजी उनकी दुख भरी कहानी को सुन के उन्हें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे देता है। में लिखा होता है कि ये दो लिटिल मॉन्स्टर्स ने की रोमांटिक रिलेशनशिप को रीस्टोर करने में मदद की है। अगर ये ऐसा ना करते, उनका प्यार एक दूसरे के लिए मेमोरी ही बन जाता। और यहाँ खुशी के मारे प्यार से उन्हें थैंक यू कह रही होती है। सारे नज़ारों को वो एग्जॉर्सिस्ट यानी मॉन्स्टर हंटर सुई देख लेता है। बड़ी ही शातिराना अंदाज में कह रहा होता है, मॉन्स्टर्स और एक लड़की जो कि हमेशा उड़ के मारने को तैयार रहती है, इन्हें एक एक करके पकड़ने में भी मजा आने वाला है। ऐसा कहते हुए वो दूसरे आदमी के नूडल्स को उठा लेता है, जिससे वो दूसरा आदमी उसे बुरी तरीके से घूर रहा होता है। यार उस बड़े से मॉन्स्टर से मार खाने के बाद इन तीन नन्हे मॉन्स्टर पे पड़ गया है। एक एपिसोड्स में देखेंगे कि ये दो मॉन्स्टर्स और क्या खुराफाते करते हैं, वो एग्जॉर्सिस्ट इन्हें पकड़ पाता है या नहीं, इनकी नादान हरकतों से ही परेशान रह पाता है। अब देखिए बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें इसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है। लिटिल मॉन्स्टर्स को वो रिकमेंडेशन लेटर मिल जाती है, उसे मास्टर को देने आ ही रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा लिटिल मॉन्क सो चुका होता है, लेकिन उसके मास्टर उसे जबरदस्ती उठा के उसे कहानी सुना रहे होते हैं। बेचारा यहाँ नींद में होता है और अपने मास्टर से कह रहा होता है कि मैं पहले ही सो चुका हूँ, लेकिन यहाँ उसके मास्टर कहाँ रुकने वाले थे, वो शुरू हो जाते हैं अपनी एक कहानी के साथ। जैसे जैसे वो कहानी सुना रहे होते हैं वैसी वैसी घटनाएं हमारे लिटिल मॉन्स्टर्स के साथ हो रही होती हैं। उनकी कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। हमारे ज़ूमी टेम्पल का एक सीक्रेट राज है, हमारे मॉन्क्स ने कई डायनेस्टी तक छुपा के रखा था। हमारे जो मॉन्क्स हैं वो बुद्धिज्म प्रैक्टिस करने के अलावा उसको भी सील किया करते थे। इसके लिए वो बहुत सारे मैजिक वेपन्स और सीक्रेट मंत्रों का यूज़ करते थे। इन्हीं वेपन्स को हमारे ज़ूमी टेम्पल के ट्रेजर हाउस में छुपा दिया गया, जहाँ किसी का भी जाना मना है। उसके मास्टर उससे पूछते हैं, मैंने ट्रेजर हाउस बोला, तुम्हें जानने की क्यूरियोसिटी नहीं है कि ये क्या है? यहाँ उठता है और वाह ट्रेजर हाउस कहते फिर सो जाता है। वो कहता है कि मैं इसी ज़ूमी टेम्पल में पैदा हुआ तो मैंने कभी कोई ट्रेजर हाउस नहीं देखा यहाँ। तो उसके मास्टर कहते हैं कि मैंने कहा ना वो फॉरबिडन एरिया में है, हाँ कोई भी नहीं जा सकता। वो इतने खुफिया तरीके से बनाया गया है कि कोई भी वहाँ जा नहीं सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ाओली और हुप्पो को जो रात के अंधेरे में ज़ूमी टेम्पल की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ जो मास्टर ट्रेजर हाउस के बारे में बोल रहे होते हैं वो इन दोनों को चलते फिरते ही दिख जाता है। तो यहाँ बैकग्राउंड में मास्टर की कहानी चल रही होती है। अगर कोई उस ट्रेजर हाउस को ढूंढ भी लेता है वो उसके अंदर कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसके गेट के सामने बहुत ही बड़ी और खूंखार स्टोन बीस्ट हैं तो दिन रात उस ट्रेजर हाउस को गार्ड करते हैं। यहाँ ज़ाओली उस ट्रेजर हाउस के बोर्ड को उल्टा पढ़ रही होती है। वो उसे ट्रेजर बॉल बोल रही होती है, जिसपे हुप्पो उसे कहता है कि हमेशा खाने के बारे में ही सोचना। ये उनके मास्टर की कहानी फिर शुरू होती है। दो गार्ड्स किसी तलवार और बुलेट से कम नहीं है। जो भी उस गेट को पार करने की कोशिश करेगा उसका जो हश्र होगा वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। वो जो दो गार्ड्स होते हैं वो खर्राटे मार के यहाँ सो रहे होते हैं। यहाँ वो चलते कूदते आराम से अंदर चली जाती है। आगे उसके मास्टर कहानी में बताते हैं कि इस ट्रेजर हाउस के फर्स्ट फ्लोर पे 36 सील्ड डेमन स्टिक्स रखी हुई हैं, जो हमारे पॉपुलर मॉन्क्स ने कई डायनेस्टीज से डेमन्स को सील करने के लिए यूज़ की हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि वो सारे स्टिक्स पे ख़ास बात यह है कि इस पे चेन कहता है कि क्या खास बात है बता भी दो। इस पे मास्टर कहते हैं सारे स्टिक्स डेमन ब्लड से सने हुए हैं, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी रिलीज़ करते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए गॉडेस नोवा की एक गॉड स्टोन है, इन सब स्टिक्स को काबू किए हुए हैं। यहाँ गलती से ज़ाओली उस गॉड स्टोन को टच कर देती है, इससे वो सारे स्टिक्स एक बॉलिंग पिन की तरह गिर जाते हैं। ये देख के कि वो सारे स्टिक्स गिर गए, हमारे ज़ाओली और वो प्यारे रैबिट्स तो चीयर करने लगते हैं, जैसे उन्होंने वो पिन्स को गिराने की बॉलिंग गेम जीत ली हो। मास्टर कहानी कंटिन्यू करते हैं उस ट्रेजर हाउस के सेकंड फ्लोर को बताते हुए। हाँ एक मॉन्स्टर रिवीलिंग मिरर है, चाहे कोई मॉन्स्टर कितना भी पावरफुल हो वो मिरर के सामने आएगा उसे उसका ओरिजिनल फॉर्म दिख जाएगा। यहाँ एक्साइटमेंट में पूछ पड़ता है कि इसके बाद क्या होगा, ओरिजिनल फॉर्म दिख जाएगा तो क्या वो मिरर में सील हो जाएगा? फिर उसके मास्टर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मॉन्स्टर को अपना ओरिजिनल फॉर्म दिखेगा तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म को देख के ऑन द स्पॉट ही मर जाएगा। फिर चेन कहता है कि धत तेरी की रहने दो आपकी ये स्टोरी,
हम देखते हैं जॉली को, जो हिप्पो के किटन फॉर्म को देख के उसे क्यूट क्यूट कह रही होती है। फिर वो मिरर में टच करते ही अपना फॉर्म देखती है, हिप्पो से कह रही होती है कि ये देखो मैं हूँ। यहाँ बहुत ही क्यूट तरीके से वो उसके आगे पीछे घूमने लगती है, तो उसके ओरिजिनल फॉर्म को देख के उसे खाने ही वाला होता है। वाकई में ये तो इसका नेचुरल रिएक्शन है, बिल्ली तो फिश ही खाती है। मास्टर थर्ड फ्लोर की कहानी शुरू करते हैं, जिसपे चिन कहता है कि बस करो मुझे अब सोना है। तो उसके मास्टर कहते हैं अरे रुको तो सही, कहानी का मेन पॉइंट तो अब आने वाला है। थर्ड फ्लोर पे जो मैजिक वेपन्स है वो तो और भी अमेजिंग है। इधर हम देखते हैं कि वो नन्हे मॉन्स्टर उस थर्ड फ्लोर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। ये शुई कहता है कि तुमने आने में लेट कर दी, तुम्हारा यहाँ कब से इंतजार कर रहा हूँ। हिप्पो और सुई में स्पिरिचुअल फाइट हो जाती है। तो देख हमारे जॉली अपने बॉस को चेयर कर रही होती है, तभी उसके हाथ से वो पर्दा गिर जाता है। देख वो बोल पड़ती है कि हिप्पो देख कितनी बड़ी चिमनी मैंने ढूंढी है। वो उसे बोल रहा होता है इसे जल्दी से फायर करके इस ढोंगी को उड़ा दो। इस पे सुई कह रहा होता है कि इतने छोटे से हाउस पे तुम ब्लास्ट करोगे तो हम सभी ही मर जाएंगे। तभी वो जॉली को देखता है जो अपने मैजिक बॉल से उस सुतली में आग लगा चुकी होती है। यह कहता है कि मम्मी मुझे घर जाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर अब भी चेन को उठा रहे होते हैं, कहते हुए कि अरे स्टोरी तो पूरी सुन लो और जब तक ये मैं पूरी तुम्हें सुनाऊंगा नहीं मुझे नींद नहीं आएगी। वहाँ पे एक जोर का ब्लास्ट होता है। मास्टर का ट्रेजर हाउस का वो इतना बखान कर रहे होते हैं, धराशायी हो जाता है। इसी धमाकेदार ब्लास्ट के साथ हमारा ये एपिसोड हो जाता है यहीं खत्म। इसके बाद यहाँ पे जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है। एपिसोड में देखा था जॉली की इनोसेंस विशिंग बोल के कारण वो ज़ोमी टेम्पल का ट्रेजर हाउस ब्लास्ट हो जाता है। वो मास्टर अपना धराशायी हुए ट्रेजर हाउस को वहाँ देखने आते हैं। ये दोनों नन्हे मॉन्स्टर उन्हें मास्टर कहते हुए एक गलती स्वीकार करते हैं। बेचारा हिप्पो तो सच में यहाँ भीगी बिल्ली बन जाता है। फिर वो मास्टर कहता है तुम जैसे शराफत की मूर्तियों का मैं मास्टर नहीं बन सकता, इसलिए मुझे मास्टर मत कहो। मेरा ये टेम्पल बहुत छोटा है, तुम जैसे महान बल मेकर को कुछ सिखाने के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं बन सकता। सोयन से कहता है कि मास्टर गुस्सा ना करे, गुस्सा सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। फिर वो मास्टर कहता है कि हम मॉन्क्स तो ये सारे इमोशन ट्रबल को रिमूव कर चुके हैं और मुझे गुस्सा आता ही कहाँ है। ये जो तुमने कांड किया है मैं इसे लीगल प्रोसेस से सॉल्व करूँगा। का लीगल प्रोसेस होता है उन्हें जेल में कैद कर देना। अरे तीनों मास्टर चिल्लाते रह जाते हैं। सीन जेल के अंदर का है जहां हमारी जॉली को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दो नन्हे रैबिट के साथ अपने राइमिंग वर्ड्स में क्लैप क्लैप खेल रही होती है। वो दो बेचारे सोच में पड़ जाते हैं और अचानक से उठ के कहते हैं कि ऐसा नहीं चल सकता। यहाँ कह रहा होता है कि उसके कुल्लून माउंटेन पे वो स्नो लेटस खिल गई होगी। इसी तरफ ऊपर भी कह रहा होता है कि मेरे खेतों में भी गाजर की फसल हो गई है, उन्हें काटना है। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और कहते हैं तो क्यों ना हम साथ में काम करें, जेल को तोड़ के भाग जाए। उनके बेटे जॉली आके कहती है कि जेल से भागना ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है, मुझे भी अपने प्लान में शामिल कर लो। वहाँ पे जेलर आ जाता है उनके लिए खाना लेकर, उन्हें डराते हुए कहता है कि यहाँ से भागने की कोशिश भी की तुम्हारी राख भी नहीं बचेगी। ये लोग यहाँ अपना प्लान शुरू करते हैं। वो कह रही होती है कि कैसे जेल से भागा जाए। कहता है कि हमें एक प्लान की जरूरत होगी। सोई कहता है कि मेरा एक दोस्त था जिसके पास जेल से भागने का एक्सपीरियंस है, उसने मुझे ये तरीका सिखाया है। वो अपना प्लान बताता है कि पहले मैं अपने पेट में दर्द होने का बहाना करूंगा, तुम दोनों मदद के लिए चिल्लाना, तभी वो जेलर आ जाएगा और उसकी आंखों में मैं धूल झोंक दूंगा। उसकी अच्छी तरह से पिटाई करके हम उसके पास से चाबी ले लेंगे। यही है मेरा प्लान, तो तुम लोग समझ गए। ये लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार होते हैं। सुई नाटक करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। दूसरी तरफ प्लान के मुताबिक ये दोनों भी चिल्लाने लगते हैं, हमारी मदद करो, यहाँ कोई मर रहा है। अब इन्हें चिल्लाते चिल्लाते घंटों बीत जाती है। यहाँ कह रही होती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है चिल्लाते हुए। सच में गाइस ये बताना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत हंसी आ रही है। ये बेचारे इतना यहाँ चिल्लाते हैं कि इनका गला बैठ जाता है। तो यहाँ अपनी बैठी हुई आवाज़ में कह रहा होता है कि अब हमें अपने सबसे भयानक वाला तरीका यूज़ करना होगा। हुप्पो भी अपनी बैठी हुई आवाज़ में पूछ रहा होता है कि तो सबसे भयानक वाला तरीका क्या है। जोई कहता है कि ये बेस्ट तरीकों का भी बेस्ट तरीका है। फिर जॉली कहती है क्यों ना पहले हम बेस्ट तरीका यूज़ कर, बाद हम बेस्ट तरीकों का बेस्ट तरीका यूज़ करेंगे। जोई कहता है कि मेरा वही फ्रेंड जिसे जेल तोड़ने का एक्सपीरियंस है, ने एक छोटे से चम्मच से एक बड़ी सी सुरंग खोदी थी लास्ट टाइम भागने के लिए। हुप्पो कहता है क्या सच में, लेकिन हमारे पास यहाँ तो कोई चम्मच ही नहीं है। यहाँ जॉली से कहता है कि अब तुम यहाँ अपना मैजिक दिखा सकती हो। वो अपने मैजिक से वहाँ पे स्पून ला लेती है। कौन समझाए कि जब मैजिक यूज करना ही है तो कोई फावड़ा लाते, चम्मच से क्या ही होने वाला है।
चम्मच को देख के सुई कह रहा होता है कि वाकई में तुम तो सच में विश को पूरी कर सकती हो। जावली कहती है कि ऑफ कोर्स मैं ये कर सकती हूँ। यहाँ कहता है कि मुझे एक डॉट है, तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अगर तुम विश पूरी कर सकती हो, क्यों ना तुम इस जेल के दरवाजे को ही तोड़ दो। तो सुई कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो? यहाँ जेल तोड़ने का मिशन पूरा कर रहे हैं, कोई और दूसरे तरीके का चांस मत लो। उस प्रोफेशनल की तरफ बताए हुए तरीके का इस्तेमाल करके यहाँ से भागेंगे। वो उस चम्मच से दीवार को खरोचने लगते हैं, जिससे एक चम्मच भर मिट्टी निकलती है और वो मिट्टी जावली बाहर फेंक रही होती है खिड़की से। कुछ मिट्टी को वो उन रैबिट्स को भी खिला रही होती है। थोड़ी थोड़ी मिट्टी फेंकते फेंकते वहाँ जरा सी मिट्टी जमा हो जाती है। थोड़ी थोड़ी मिट्टी को होते हुए रात से सुबह हो जाती है। जावली का यहाँ बुरा हाल हो जाता है और वो कह रही होती है कि गॉड उनकी हेल्प जरूर करते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। इस थोड़ी थोड़ी मिट्टी के फेंकने के कारण बाहर एक छोटा सा टीला बन जाता है। तो वो जेलर देख के बोल रहा होता है कि यहाँ इतनी सारी धूल कहाँ से आ गई। वो मिट्टी उसकी आंख में चली जाती है, यानी अब भी वो खुदाई कर ही रहे होते हैं। जेलर को इस पे शक होता है और वो गुस्से से उनकी तरफ बढ़ता है, कहते हुए कि तो तुम मेरे इस जेल से भागने की कोशिश कर रहे हो? हाँ। ऐसे ही वो जेल में आता है। जावली यहाँ फिर से रैबिटों के साथ खेलने लगती है। वे दोनों तो वहाँ पर घोड़े बेच के सो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ उनके चेहरे का हाल सब कुछ बयां कर रही होती है। उन्हें उस दीवार पे एक पोस्टर दिखता है, पे बड़े बड़े शब्द में लिखा होता है कि यहाँ पे कोई होल नहीं है। ये बहुत फनी होता है। तो वो जेलर उन्हें शक की निगाह से घूरता है, फिर अचानक से उस पोस्टर को हटाता है। वाकई में वहाँ कोई होल नहीं होता। ये कहता हुआ कि कुछ गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, वो वहाँ से चला जाता है। तीनों अपने उस एक्चुअल टनल से कपड़ा हटाते हैं। हाँ, उनकी टनल का रास्ता खुलता है। वो मास्टर का बाथरूम होता है। हाँ, मास्टर गाना गाते हुए नहा रहे होते हैं। उन तीनों की नज़र उस मास्टर पे पड़ती है। 1 मिनट के लिए वो एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। वहाँ पे सन्नाटा पसर जाता है। वो यहाँ उन्हें गुड नाइट करके जल्दी से अंदर चला जाता है। फिर मास्टर एक लंबी चीख दहाड़ते हैं। अब यहीं पे ये सीन शिफ्ट होता है और हम इसके अगले सीन में देखते हैं। इसके पिछले एपिसोड में देखा था हमारी प्यारी से जावली के इनोसेंस विशिंग बोल के कारण ज़ूमी टेम्पल का पूरा ट्रेजर हाउस ही ब्लास्ट हो जाता है। ये इन तीनों की करामत होती है, इसलिए उन्हें उस ट्रेजर हाउस को रीबिल्ड करने का काम दिया जाता है। अब हम उन तीनों को देखते हैं उस जंगल में घूमते हुए, जहाँ सुई कह रहा होता है काफी साल पहले उसके कुनलुन सेक्ट के मास्टर ने एक सर्वज्ञानी झरने के बारे में बताया था, जिसके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब होता है। वो लोग उस मैप में उसी सर्वज्ञानी झरने का पता ढूंढ रहे होते हैं ताकि इस सवाल का जवाब ले सके कि उस ट्रेजर हाउस को कैसे रीबिल्ड किया जाए। वे काफी देर से उस जंगल में भटक रहे होते हैं। यहाँ हमारी जावली बेचारी थकते हुए कहती है कि आखिर इन पहाड़ों और जंगलों में हमारी सर्च कब खत्म होगी। वो यहाँ सुई से कहता है कि तुम्हारे पास एक मैजिकल वेपन है ना, जो मॉन्स्टर को डिटेक्ट करता है, तो तुम उस सर्वज्ञानी झरने को ढूंढने में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इस पे सुई कहता है कि हमारे सेक्ट के मास्टर ने ये कभी बताया ही नहीं कि वो सर्वज्ञानी झरना एक मॉन्स्टर है या फेरी। और वैसे भी मेरा जो मैजिकल वेपन है वो सिर्फ उन्हीं मॉन्स्टर को डिटेक्ट करता है जिसकी कॉम्बैट पावर 50 से कम होती है। जिस पे जावली पूछ रही होती है क्यों, जिस पे उपो उसे बताता है क्योंकि ये 50 से ज्यादा पावर वाले मॉन्स्टर से लड़ ही नहीं पाता, इसलिए। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उनका पीछा एक अजीब सी क्रिएचर भी कर रही होती है, जिसे हमारे दो नन्हे रैबिट मियाओ करके डरा रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं सुई गुस्से से कह रहा होता है तुम दोनों हंसना बंद करो, और आज के लिए इतनी सर्च काफी है, तो हम यहीं कैंप लगाते हैं। जावली यहाँ फुदकते फुदकते लकड़ियाँ ला रही होती है और बेचारा हुप्पो इतनी कोशिश कर रहा होता है आग जलाने की। वहाँ सुई तो फेस मास्क लगा के चिल कर रहा होता है, जिसे देख जावली कहती है तुम यहाँ आराम फरमाने के लिए आए हो, हमारी मदद क्यों नहीं करते? इस पे सुई अपनी मैजिक से तुरंत फायर जला देता है और बेचारा हुप्पो तो पत्थर ही घिसता रह जाता है। जावली उस फायर को देखती है और कहती है कि अब है ना इसमें हम फूड को ग्रिल करेंगे जैसे छिपकलियाँ। इस पे हुप्पो उसे कहता है तुम्हारे दिमाग में सिर्फ खाना ही भरा हुआ है क्या? इस बात पे उसे एक जोर का थप्पड़ पड़ जाता है। जब वो देखता है तो जावली उसे थप्पड़ नहीं बल्कि मच्छरों को मार रही होती है ताली बजा करके। इस पे हुप्पो कहता है कि इस जंगल में तो मच्छरों की भरमार है, तुम इस तरह से उन सारों को खत्म नहीं कर सकती। इस पे सुई जो कि फुटबाथ ले रहा होता है वो कहता है कि तुम्हारे जैसे फूल मॉन्स्टर्स के पास क्या ही होगा, ये लो ये है मॉस्किटो किलर स्प्रे। इसमें हुप्पो कहता है कि 1 मिनट तुम्हारे पास इस घने जंगल में फुटबाथ करने वाली बॉल कहाँ से आ गई? इस पे सुई कहता है कि तुम जैसे मॉन्स्टर्स को क्या ही पता कि मैं आखिर किस किस्म का एग्जीक्यूट मॉन्स्टर हंटर हूँ। और वो उस थर्मस कप को दिखाते हुए कहता है कि ये हमारे कुनलुन सेक्ट का एवल अलाउंस है। तो सिर्फ एक थर्मस कप नहीं कि एक बॉल, एक टेंट, एक स्लीपिंग बैग,
स्किन केयर, यहाँ तक कि एक जोड़े अंडरवेयर भी हाजिर कर सकता है। और फिर वो उस थर्मस कप से एक मच्छरदानी निकालता है। वो अपने इस कुल्लू सेक्ट के ट्रैवलिंग अलाउंस का बखान करने लगता है। इसके होते हुए ना तो मुझे कोई स्नेक काट सकता है, ना ही कोई इंसेक्ट अंदर आ सकता है। लेकिन यहाँ हुप्पो उसकी बात को इग्नोर करते हुए खर्राटे मार रहा होता है और अपनी पूंछ से ही उन मच्छरों को भगा रहा होता है। लेकिन हमारी यहाँ बेचारी जावली अपने हाथों से इन मच्छरों को मार रही होती है, के पीछे कूदते हुए जा रही होती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी मच्छरों। जाते जाते पानी में गिर जाती है। तभी सुई वहाँ अचानक से उठता है। हुप्पो उसे बोलता है कि वो फिश क्रैप है, पानी में नहीं डूबेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन प्यारे से रैबिट्स को अपने फाट से उस अजीब सी क्रिएचर को ही भगा देते हैं। हमारी जावली यहाँ बहुत भोला सा सवाल पूछती है, क्या ये सर्वज्ञानी झरना पानी में रहता है? वो दोनों यहाँ पे आते हैं और सुई यहाँ कहता है कि मुझे तो लगता है कि पानी में ही होना चाहिए। फिर उसे अचानक से ख्याल आता है कि झरना पानी में ही तो बहता है, और फिर वो उस सर्वज्ञानी झरने को बाहर निकलने के लिए कहता है। लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता है, सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता है। जिस पे सुई कहता है, अगर तुम इस वक्त बाहर नहीं आए तो मैं हुप्पो को कह दूंगा कि यहाँ सुसु कर दो। लेकिन इस धमकी का उस पर कुछ असर नहीं होता। इस पे सुई कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं यहाँ सुसु कर देता हूँ। वो मैजिकल स्प्रिंग वहाँ पे अपेयर होता है और बहुत ही फनी आवाज में उनसे कहता है, तुम मॉर्टल्स की इतनी हिम्मत कि मुझे नींद से जगा दो। यहाँ उससे कहता है कि हम तुम्हारे पास एक सवाल का जवाब लेने आए हैं। तो वो झरना लचकती आवाज में उन्हें कहता है कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तुम्हें अपनी सोल का बलिदान देना पड़ेगा, क्या तुम तैयार हो? जावली भड़कते हुए कहती है कि अगर तुम इसी तरह से बात करते रहे तो यहाँ हुप्पो इस वाटर में सच में सुसु कर देगा। इस पे वो झरना कहता है कि ठीक है बताओ क्या पूछना चाहते हो। लेकिन एक मिनट रुको, तुम जो जानना चाहते हो मैं तो वो बता दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? इस पे सुई उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। वो झरना ऐसी चीज मांगता है जो हर एक सिंगल बॉय मांगता है, बोलता है मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए। इस पे सुई कहता है ये नहीं हो सकता। फिर वो झरना कहता है कि ये नहीं हो सकता तो मुझे इमॉर्टल बनने का चांस दो। इस पे हुप्पो कहता है कि ये भी नहीं हो सकता। अब वो झरना कहता है कि एक आइसक्रीम ही दे दो। जावली कहती है कि इस जंगल में आइसक्रीम कहाँ से आएगी अब? उनके पास यहाँ पर आइसक्रीम आ जाती है, वो भी उस कुल्लू सेक्ट के ट्राइबल अलाउंस वाले थर्मस कप से। उस पे लिखा भी होता है कुल्लू आइसक्रीम। वो झरना उस आइसक्रीम को डिवोर कर लेता है और उनसे पूछता है कि तो बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। इस पे वो दोनों एक साथ पूछ बैठते हैं। यहाँ सुई कह रहा होता है दुनिया की सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट का सीक्रेट कहाँ है। हुप्पो उससे पूछता है मेरे इस जियान कैट गैंग का क्या फीचर होगा। और यहाँ हमारी जावली पूछ बैठती है कि उस आइसक्रीम का क्या फ्लेवर है। ये सीन बहुत ही फनी होता है। लेकिन यहाँ वो झरना जवाब देता है कि अगर तुम्हें ट्रेजर हाउस को रीबिल्ड करना है ये तो सबसे सिंपल है, तुम्हें एक बिल्डिंग बनानी होगी। बिल्डिंग बनाने के लिए पूंजी की जरूरत होती है और पूंजी के लिए पैसे कमाओ। अब तुम समझे, तुम्हें बस पैसे कमाने की जरूरत है, जाओ जल्दी से काम पे लग जाओ। जावली यहाँ उनसे पूछ रही होती है कि इसे कैसे पता कि हमारा क्वेश्चन ट्रेजर हाउस के बारे में था। हुप्पो से बताता है इसीलिए तो इसे सर्वज्ञानिक झरना कहते हैं क्योंकि इसे सब कुछ पता है। वो दोनों नन्हे मॉन्स्टर सोच रहे होते हैं कि वो आखिर अपना काम कहाँ से शुरू करेंगे और कैसे पैसे कमाएंगे। वे दोनों सुई की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो इसका एक्सपीरियंस होगा क्योंकि तुम काफी सालों से इस कुल्लू माउंटेन पे हो। इस पे सुई कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, पैसे कमाना तो बस मेरे बाएं हाथ का खेल है। जावली यहाँ बड़ी क्यूट वॉइस में बोल रही होती है, लेकिन मैं अब भी जानना चाहती हूँ कि उस आइसक्रीम का क्या फ्लेवर था। जिस पे हुप्पो उसे कहता है तुम उस मॉन्स्टर हंटर से क्यों नहीं एक मांग लेती। इस पे जावली कहती है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या तुम्हें भी आइसक्रीम खानी है। सुई उन्हें मुड़ के देखता है और यहाँ वो पहले से ही बड़े मजे लेते हुए उस आइसक्रीम को खा रहा होता है, उन्हें बहुत ललचाते हुए। इसी मजेदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। के बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें इसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है। एपिसोड में देखा था वे तीनों उस ज़ूमी टेम्पल के ट्रेजर हाउस को ब्लास्ट कर देते हैं। उस टेम्पल के मास्टर उन्हें कहते हैं कि ये तो कॉमन सेंस है, कर्ज को पे करने का, तोड़ता है वही जोड़ता है। इस माउंटेन के नीचे विलेज में जाओ पैसे रेज करने के लिए। हमारे इस ज़ूमी टेम्पल के इमेज को ध्यान में रखना और इसके सुपरविजन के लिए मैं अपने चेले यानी उस लिटिल मॉन्क चेन को भेज रहा हूँ। ये लोग उस विलेज के मार्केट में जाते हैं जहाँ जावली उछलते कूदते अपने लिए ही शॉपिंग कर रही होती है। सुई कह रहा होता है कि मैं इस तरह फकीरों की तरह क्यों घूम रहा हूँ जबकि मेरे अंदर पैसे कमाने की कमाल की काबिलियत है। वो तीनों शुरू हो जाते हैं। जेंटलमैन आइए हमारे स्टंट को देखिए, के पास पैसे हो वो हमें इनाम के तौर पे दीजिए, के पास पैसे नहीं हो वो सिर्फ तालियां बजा दे। और यहाँ कहती है कि इनाम दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ अपने फ्लाइंग मैजिकल शॉट से कलाबाजियाँ दिखाने लगता है। लेकिन यहाँ जो उनके सुपरविजन के लिए आया होता है उन्हें अप्लॉज कर रहा होता है। वहाँ एक पत्ता भी नहीं होता है इनके स्टंट को देखने के लिए। लोग उस दूसरी तरफ चल रहे स्टैंड अप कॉमेडी को देख रहे होते हैं।
हाँ, जाओली खुद अपनी टीम को छोड़ करके उन्हें चेयर कर रही होती है। देख के सुई कहता है कि चलो हम लोग भी स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। यहाँ कहता है कि मुझे नहीं आता ये कैसे किया जाता है। सुई कहता है कि मेरे पास एक तरीका है, बस जो वो कह रहे हैं उन्हें फॉलो करो। ओप्पो को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। यहाँ सुई बड़ी ही कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। उनकर ओप्पो चिढ़ जाता है। अरे भीड़ उनकी इस तूतू मैमा को देखने के लिए आ जाती है। तरफ उनके राइवल्स अपने कस्टमर को जाते हुए देख दूसरा ही स्टंट करते हैं, जिसमें वो पेट्रोल से आग को जला रहे होते हैं। और से वे सारे कस्टमर इनके पास आ जाते हैं। ये भी फुदकते हुए उन्हें देखने जा रही होती है। वो उसे कहता है कि तुम किस टीम में हो। हाँ, उनके आग को बुझाओ। यहाँ अपने विशिंग बॉल का इस्तेमाल करते हुए उनकी आग को बुझा देती है। ये बार लगता है उसकी विश ने कुछ ढंग का काम किया है। लोग भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एक स्टंट करने की कोशिश करते हैं। बड़े से पत्थर को सुई की चेस्ट पे रख के ओप्पो उसे हथौड़े से तोड़ने ही वाला होता है। सुपरवाइजर हमारा छोटू लिटिल मॉन्क चेन वहाँ आ जाता है। क्रॉस का निशान दिखाते हुए कहता है वॉयलेंट है, वल्गर है, के लिए सुटेबल नहीं है। ये बच्चों और सोसाइटी पर बुरा असर पड़ेगा। वो एक दूसरा स्टंट करने का सोचते हैं। अरे जाओली उस एप्पल को तीर से मारने ही वाली होती, अपने बोर्ड से उसे भी रोकता है। अगर वो नहीं रोकता तो यहाँ हिप्पो का काम तमाम हो जाता है। चेन फिर से शुरू हो जाता है कि ये वॉयलेंट, वल्गर, किड्स के लिए सुटेबल नहीं है, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएगा। सारे लोग वहां से जाने लगते हैं, ये कहते हुए कि धत तेरी की, इनके पास तो कुछ भी नहीं है दिखाने को। फिर वो दूसरा स्टंट करने के सोचते हैं, जहां सुई एक भाला को लेके कह रहा होता है कि आइए मेहरबान कदरदान, देखिए ये भाला मेरे गले को नहीं चीर पाएगा। वो ये स्टंट करने वाला होता है कि फिर से हमारा लिटिल मॉन्क वहां आ जाता है अपने बोट के साथ। फिर से कहता है ये वल्गर, वॉयलेंट और फला फला है। ये तीनों थकार के उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम सिर्फ यहाँ हमारे काम में फॉल्ट निकालने के लिए आए हो। तुम अगर इसी तरह से करते रहोगे तो हम क्या ही परफॉर्म करेंगे। यहाँ उससे कह रही होती क्या तुम्हारे अंदर जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है हमारे जैसे स्ट्रीट कलाकारों का। हमारा कूल सा लिटिल मॉन्क कहता है मैं जानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, दिनों पैसे कमाना सबके बस की बात नहीं है। ये बात तो उसने जाहिर है सही ही कही है, कमाना बड़ा ही मुश्किल है यार। वो कहता है कि तुम ही देखो ना, इतनी गर्मी में पे मैं अपने टेम्पल में मंत्रों का जाप करते रहता हूँ। आज इस कड़कती धूप में अपनी गोरी त्वचा को जलाने का रिस्क लेते हुए हमारे सुपरविजन के लिए इस स्ट्रीट पे आया हूँ। किसी ने मुझे अब तक एक वाटरमेलन भी नहीं पूछा। समझ रहे हो ना कि एक वाटरमेलन भी नहीं पूछा। ये इसकी बात से तो सारे कंफ्यूज होते हैं और जाओली उससे क्या क्या कह रही होती है। तो फिर कहता है कि वाटरमेलन, वाटरमेलन, ने तो एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई होती है और वो भूखड़ उन्हीं से वाटरमेलन मांग रहा होता है। वो सारे एक साथ कह पड़ते हैं कि इसको मारो रे। के पास एक चिल्लर उड़ते हुआ आता है जो उनके राइवल कम्पिटिटर्स ने उन्हें दिया होता है। कह रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी आंखें खुल गई, समझ गए हैं कि इस स्ट्रीट आर्ट का कोई भी फ्यूचर नहीं है। डिसाइड किया है कि हम अपने गांव चले जाएंगे और वहीं खेती करेंगे, गांव के भी गांव में जाएंगे। टू फनी। सोई उनसे पूछता है कि आखिर क्या चीज़ ने तुम्हें ये डिसीजन लेने पे मजबूर कर दिया। वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारा फ्यूचर तुम जैसे नंगे भूखों की तरह हो जाए। बेइज्जती करके वो वहाँ से गुड बाय कहते हुए निकल जाते हैं। बोली यहाँ रोते हुए ऊपर से कह रही होती है उस टकले चेन को अभी भी मारना चाहती हूँ। तीनों उसे पीटने के लिए हो जाते हैं शुरू। बेचारा चेन भी चिल्लाते हुए ये कह रहा होता है कि ये वल्गर, वॉयलेंट है, जो के लिए सुचेबल नहीं है और ये सोसाइटी पे बुरा प्रभाव डालेगा। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। इसके बाद यहाँ पे जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है। एपिसोड शुरू होता है सुई के बड़े मज़े लेते हुए उस आइसक्रीम को खाते हुए। हमारी क्यूट सी जाओली उसे देख के करते हुए थमथमा के आगे बढ़ जाती है। भी उस जंगल में उनकी नज़र उस लड़की पे पड़ती है। लड़की महा ड्रामेबाज होती है और इसका नाम फीफी होता है। वो उसे देख के बोल रहा होता है कि आखिर इस जंगल में ये लड़की क्या कर रही है। हमारी जाओली दीदी कहते हुए उसके पास जाती है, लेकिन फीफी वहाँ से कूद जाती है। देख बिना कुछ सोचे समझे हमारी जाओली भी उसके पीछे कूद जाती है। जाओली का ऐसा करते देख हुप्पू भी उसके पीछे कूद जाता है। जाओली के साथ रह के हुप्पू के दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है। उन्हें बचाने के लिए शुई भी दौड़ पड़ता है। अब उसके जाने से हमारे दो प्यारे रैबिट्स की तो आइसक्रीम पार्टी हो जाती है। हाँ, वही एक दूसरे को पकड़ के हैंग कर रहे होते हैं उस पेड़ के सहारे। जाओली चिल्लाते हुए बोल रही थी हुप्पू मेरा हाथ नहीं छोड़ना। वो यहाँ सुई से कह रहा होता है कि जल्दी हम सबको ऊपर खींचो। उसके नाखून के स्क्रैच की वजह से उसकी पैंट ही फट रही होती है। यहाँ कहता है जाओली जल्दी से हमारी विश करो, हमें ऊपर ले जाओ। जाओली कहती है मुझे तो एक्रोफोबिया है, ऊंचाई से डर है, मैं नहीं कर सकती और मुझे तो उल्टी आ रही है।
तो यहाँ कह रहा होता है कि अगर मेरे पैंट्स फटे ना, पहले मैं इन दोनों को मारूंगा, फिर शर्म से खुद ही मर जाऊंगा। कुल्लू सेक्ट की रेपुटेशन तो मेरे हाथ में है, मतलब कि मेरे पैंट्स में है। वो कह रहा होता है कि लेकिन शुक्र है मैंने इन पैंट्स के नीचे बॉक्सेस पहने हैं। वो यहाँ झूलते हुए उन दो लड़कियों को तो ऊपर कर देता है, लेकिन ये दोनों बेचारे गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो उस फ्लाइंग शॉट पे ऊपर आते हैं आहिस्ता से। शोई की पैंट उतरी हुई होती है। वो कह रहा होता है कि मेरे मास्टर ने मुझे ये सिखाया है कि एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए हमेशा 2 पैंट्स वेयर करो। होपो कह रहा होता है कि अपनी इस कुल्लू सेक्ट की गाथा बाद में बताना, पहले मुझे नीचे उतारो। हम फीफी को देखते हैं जो होश में आते हुए कहती है, मेरे सामने ये बैल और घोड़ी की शक्ल में कौन आ गया है। ये दोनों उसे बड़े प्यार से उसकी परेशानी पूछ रहे होते हैं। जोई कहता है कि याद रखो तुम्हें बचाने वाले ये लोग नहीं बल्कि मैं हूँ। फी यहाँ कह रही होती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों ही बचाया। तो जोई कहता है कि यूजली इस उम्र की लड़कियाँ में धोखा खाने की वजह से ऐसा करती हैं, लोग इसे समझाओ वो उस दगाबाज छिछोरे को भूल जाए। हमारी जावली कहती है कि फीफी दीदी आप रो मत, को हमारे पास आपके लिए एक कैटमैन भी है। ये उसकी नज़र उन रैबिट्स पे पड़ती है। इसे देख वो कह रही होती है कि मुझे बचपन से ना रैबिट्स बहुत पसंद, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी भी पेट्स रखने के लिए मुझे मंजूरी नहीं दी। वो अपने नकली टेंस में बहाने लगती है। इस पे जावली कहती है मैं आपको बॉस 2 और बॉस 3 को दे देती हूँ, तो कुछ दिन इनके साथ खेल लो। वाकई में हमारी जावली तो कितनी भोली है यार। फीफी की नज़र उस फ्लाइंग शॉट पे पड़ती है। देख वो कह रही होती है मुझे बचपन से शॉट बहुत पसंद है, लेकिन हमारी फैमिली इतनी गरीब थी कि हम एक तलवार भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। मैं भी चाहती थी एक हीरो की तरह फ्लाइंग शॉट में उड़ूं। जावली कहती है कि यार ये तो बहुत आसान है, शोई तुम अपनी तलवार इसे दे दो थोड़ी देर उड़ने के लिए। फिर यहाँ बोल रही होती है कि तुम इस हीरो को फोर्स मत करो, लगता है इसकी तलवार बहुत एक्सपेंसिव है। इस पर सोई कहता है कि ठीक है थोड़ी देर के लिए तुम इसे रख सकती हो। वो उस तलवार पे चढ़ जाती है और पूछ रही होती है कि इसकी डायरेक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं। यहाँ कहता है क्या तुमने कभी गधे की सवारी की है? जाने के लिए यू करो, राइट जाने के लिए उई करो, आगे जाने के लिए तुम्हें कहना है जा, रुकने के लिए तुम्हें घोड़ी की तरह हिनहिनाना है। फिर तो उस तलवार पे उड़ते हुए रफू चक्कर हो जाती है। ये तीनों उसकी राह देखने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और ये तीनों उसी पोजीशन में होते हैं। कह रहे होते हैं ये अभी तक वापस क्यों नहीं आई। तो होपो कहता है कि वो बहुत काइंड पर्सन है ना, हो सकता है बेचारी रास्ता खो गई होगी। उसकी राह तकते तकते उन्हें रात हो जाती है और जावलित यहाँ खर्राटे मार रही होती है आराम से। अब सुबह उठ के वो उन दोनों को देखती है तो वो अब भी वहीं खड़े होते हैं। वो उनसे पूछ रही होती है क्या वो अब तक नहीं आई। वो दोनों गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और होपो कहता है आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे नन्हे रैबिट्स को चुराने की। चोई कहता है कि मेरा ये कुल्लू शॉट मेरे मास्टर की दी हुई विरासत है। यहाँ दोनों जावली पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि जल्दी से उसे ढूंढो कि हम उसकी अच्छी कुटाई कर पाएं। बेचारों की जो हालत होती है वेट करते करते तो देखने लायक ही होता है। वो धोखेबाज लड़की जो अपने आंसुओं के जाल में इन्हें फांस चुकी होती है, उनके कीमती सामानों को लेकर के रफू चक्कर हो चुकी होती है। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। मैं देखा था वो लड़की फीफी के बिलोंगिंग्स को लेकर के रफू चक्कर हो जाती है। ये तीनों बेचारे अपना सर्च इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। वे उस छोटी सी बोट पे वहाँ आसपास के इलाकों में ढूंढ रहे होते हैं। होपो थक हार के बोलता है पता नहीं मेरे किडनैप गैंग ब्रदर का क्या ही होगा, काफी समय से मैं उससे मिला भी नहीं हूँ। यहाँ शोई अपने आप में बड़बड़ा रहा होता है मेरा कुल्लू शॉट खो गया। मास्टर तो लगता है कि मेरे मरने तक मुझे अब कूटते रहेंगे, मैं तो गया अब काम से। ये उन तीनों के पेट में से भूख की आवाज़ आती है। कहता है कि पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए, इसके बाद हम उस झूठी लड़की को ढूंढेंगे। ये बात है पेट में रहेगी खुदी तभी ना सोचेगी बुद्धि। वे एक रेस्टोरेंट में आते हैं। हाँ शोई अब भी बड़बड़ा रहा होता है मेरे मास्टर तो मुझे लताड़ देंगे थपहाड़ देंगे वगैरह वगैरह। ये लोग अंदर जाते हैं और यहाँ जावली उसी लड़की फीफी को देखती है। उसे देखते ही यहाँ जावली की आवाज़ ही गायब हो जाती है और वो सिर्फ आ आ आ आ चिल्ला रही होती है। वो उसे देख लेता है और उसके पास आते हुए कहता है हाल की बात है बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। वो तो वहाँ से भागने की सोचती है लेकिन तभी ये दोनों भी आके उसे घेर लेते हैं। फिर यहाँ अनजान बनते हुए उनसे पूछ रही होती है कि तुम कौन है, मैं तुम्हें नहीं जानती। इस पे सोई कहता है कि तुमने मेरे कुल्लू सेक्ट के डिवाइन शॉट को आखिर चोरी करने की हिम्मत कैसे की। हमारी जावली भी उसे चिल्लाते हुए कह रही होती है मेरे बॉस 2 और बॉस 3 को जल्दी से वापस दो। इस पे फीफी कहती है कौन सा कुल्लू शॉट, कौन सा बॉस 2 और बॉस 3, ये तो मेरा नया किचन नाइफ है, ये दोनों तो मेरे 2 बड़े राइस बॉल्स हैं। हम लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे हैं, इनके नाम तो पुकारे, देखते हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं।
तो होपू ब्लैक रैबिट को पुकारता है और वो ओई करके उसके सामने आ जाता है। यहाँ बॉस 2 कहती है तो वो व्हाइट रैबिट भी ओई करके उसके पास आ जाता है। सोई भी स्टूपिड शॉट कहता है तो वो तलवार उसके मयान में चली जाती है। यहाँ उसकी चोरी पकड़ी जाने के बाद वो चुपके से वहाँ से निकलती है और अपना ड्रामा शुरू कर देती है। मुझ जैसी खूबसूरत और अबला नारी को ये लोग पहाड़े लूट रहे हैं, कोई है जो मुझ जैसी खूबसूरत बला को बचा ले। ये हमारा न्यू कैरेक्टर ये कहते हुए आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को बुली करने की। इसके कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन में लिखा होता है किसी को खुश करने के लिए प्यार के लिमिट से बाहर चले जाना। वो शान से घूमते हुए नीचे उतर रहा होता है। इसे देख जावली अप्रिशिएट करती हुई कह रही होती है वाह। इस दिखावे के कारण वो उन सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए गिर जाता है। सिचुएशन का फायदा उठाकर फीफी वहाँ दबे पाँव भागने की कोशिश करती है। इन क्लॉडे उसे रोकते हुए कहता है कि हनी तुम कहाँ जा रही हो। फीफी कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। इसमें क्लॉडे उसका हाथ थामते हुए कह रहा होता है तुम्हें ने तो कहा था कि तुम्हें एक खतरनाक बीमारी हो गई है, इसलिए मैंने तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के दिए कि तुम अपने आखिरी समय को नदी के किनारे शांति से गुजार सको। फीफी यहाँ कह रही होती है कि अरे बाप रे मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे कोई और समझ रहे हो। इसमें क्लॉडे कहता है कि मेरी जिंदगी में तो 2 ही ऐसे इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्हें मैं हद से ज्यादा प्यार करता हूँ, खुद तुम मेरी लवली वाइफ, दूसरा है म्याओ म्याओ। इनके इस ड्रामे को वो तीनों आराम से तरबूज खाते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। हाँ फीफी पूछती है कि ये म्याओ म्याओ कौन है। क्लॉडे हुप्पू की तरफ देख के म्याओ म्याओ कहता है। हुप्पू यहाँ गुस्से से कहता है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे मेरे बेबी नेम से नहीं पुकारा करें। क्लॉडे कहता है ठीक है म्याओ म्याओ, मैं समझ गया म्याओ म्याओ, मैं नहीं कहूँगा तुम्हें म्याओ म्याओ। वो इस पे कह रहा होता है कि जल्दी से अपने इस कुत्ते जैसे चेहरे को यहाँ से हटाओ, मैं तुम्हें स्क्रैच कर दूंगा। यहाँ कहता है ठीक है म्याओ म्याओ, मैं समझ गया म्याओ म्याओ। यहाँ क्लॉडे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है वो म्याओ म्याओ का बिग ब्रदर है। तो ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैंने आपसे कहा ना मुझे म्याओ म्याओ कहना बंद करें। हाँ अजीब सी बात यह है कि एक बिल्ली का भाई एक कुत्ता है। हाँ फीफी इन सब पे चिल्लाते हुए कहती है एक लोग मुझे गलत कह रहे थे कि तुम्हारा भाई ही मुझे तब से बुली कर रहा है। एक क्लॉडे कहता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये वाइफ कोई बुरी पर्सन नहीं है, ये वाइफ तो काफी बीमार है। इसने कहा था ये सिर्फ 1 महीने की मेहमान है, ये अब भी जिंदा है, इसका मतलब कि इसने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे की वजह से गॉड भी इसे नहीं बुलाना चाहता। फीफी बेचारी सोच रही होती है कि मैं कहाँ ही फंस गई। का ध्यान भटकाने के लिए कहती है वो देखो मंकी किंग, सारे लोग कहाँ है ये कह के फिर से उसकी बातों से उल्लू बन जाते हैं। वो इसका फायदा उठाकर वहाँ दबे पाँव भागने की कोशिश करती है। क्लॉडे उसके सामने आते हुए कहता है मंकी मेरी वाइफ से ज्यादा सुंदर थोड़ी ना है, मैं उसे क्यों देखूं। दूसरी तरफ वो लोग भी कह रहे होते हैं कि भागने की कोशिश क्या ही करती हो, तुम्हारी खैर नहीं। कोई रास्ता ना होने के बाद फीफी अपना ड्रामा फिर से शुरू करती है। होते हुए उनसे कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये एक छोटी बहन है जो बहुत ही बीमार है, उसे जिंदा रहने के लिए काफी महंगी दवाइयों की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं ये सब करती हूँ। सोई कहता है कि दोबारा झूठ बोलने की कोशिश मत करो, तुम्हारी कोई छोटी बहन नहीं है। जावली कहती है लेकिन ये बेचारी कितनी सैडली रो रही है, ये नहीं लगता कि ये झूठ बोल रही है। क्लॉडे भी कहता है कि हाँ मेरी वाइफ कभी झूठ नहीं बोलती। म्याओ म्याओ देखो जावली भी अब हमारी साइड है, हम 2-2 हो गए हैं। तो हुप्पू उसे एक पंच मारते हुए कहता है कि अब हम 2-1 हो गए हैं। वो यहाँ पे सजेस्ट करता है कि इस बात का पता लगाने का एक ही तरीका है कि ये झूठ बोल रही है या नहीं, हम इसके घर जाके ही देख लेते हैं कि चलो अब हमें अपने घर का रास्ता दिखाओ। यहाँ कहते हैं कि तुम सारे स्ट्रेंजर्स हो, ये बहन बहुत कोमल और बहुत नाजों से पली है, तुम सभी उसे डराने की कोशिश मत करना कि वो बहुत ही कमज़ोर है। ये सारे एक गुफा के बाहर आते हैं जहाँ फीफी कह रही होती है खुल जा सिम सिम। गुफा का दरवाज़ा खुलता है, सारे अंदर जाते हैं और वहाँ पे एक छोटी सी फॉक्स गर्ल को देखते हैं, का नाम लूलू हो। हाँ वो बड़ी ही आहिस्ता वॉइस में कहती है कि दीदी आप आ गई। फिर सोई यहाँ पे कह रहा होता है क्या ये अंधी है। हाँ वो चीखते हुए निकलती है कि अंधा होगा तेरा बाप। हाँ कहता है क्या तुम्हारी बहन सचमुच में बीमार है जो इतना लाउडली बात कर रही है, ये देखने से तो ऐसा कुछ नहीं लगता। इस पे फीफी उसे बताती है कि उसे पागलपन की बीमारी है, इसे मेनिया कहते हैं। हाँ लूलू फिर से चिल्ला के बोल रही होती है तुम सारे पागल, तुम्हारा खानदान पागल। अपनी सिस्टर पे रौब जमाते हुए कह रही होती है तुम इतने दिनों से कहाँ मजे कर रही थी और जाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं। क्लॉडी कहता है कि अरे मेरी छोटी साली सिस्टर कहीं फन नहीं कर रही थी, उसने मेरे साथ शादी कर ली है, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी सिस्टर के नाम कर दी है,
हमारी फर्स्ट मीटिंग के लिए मैं तुम्हारे लिए कोई प्रेजेंट नहीं लेके आया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। फिर लुलु कहती है क्या सच में? फिर उससे कहती है कि ये झूठ बोल रहा है और ये सब फेक है। उसकी बहन कहती है क्या तुम फिर से ह्यूमंस को चीट कर रही हो? फिर फीफी उसे बताती है कि ये ह्यूमन नहीं है, ये एक डॉग है। वो चिल्लाते हुए कहती है डॉग को भी फूल नहीं कर सकते। सब चलो मेरे साथ अभी के अभी। वो अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनसे घुटने टिकवा रही होती है। उनसे कह रही होती है कि मैंने तुम लोगों को अब यहाँ बंद कर दिया है, तुम्हें 3 दिनों तक कोई खाना नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हम चेन को देखते हैं, उस जंगल में उसी गुफा के पास आ चुका होता है। पे फॉक्स स्पिरिट लिखा होता है। के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं और शुरू होता है सुई के खराटे मारते हुए, जहाँ उसकी श्रॉट टेलीफोन की तरह रिंग हो रही होती है। वो श्रॉट को उठाते हुए कह रहा होता है हेलो कौन बोल रहा है? उसके मास्टर उस पर चिल्ला रहे होते हैं तुम कुल्लून से इतने दिनों से गए हुए हो, अभी तक तुमने कोई मॉन्स्टर भी नहीं पकड़ा है, फिर वहाँ पे कर क्या रहे हो? अगर तुम इसी तरह रहे तो मैं अपने इस कुल्लून सेक्ट के इनहेरिट को तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? तो वो सैल्यूट करते हुए कहता है कि मैं कर लूँगा मास्टर। उसके मास्टर उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि तुम मास्टर से बहुत काइंडली बिहेव करते हो, तुम उन्हें अपना दोस्त बनाए फिर रहे हो। बोलता है कि आपको ये बात कैसे पता चली? इस पे वो कहते हैं कि गधे मैं तो ये सिर्फ गेस कर रहा था, जबकि सच में तुमने मॉन्स्टर्स को फ्रेंड बनाया है। वो उसे चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं हमारे कुल्लून सेक्ट की रिपुटेशन तुम्हारे हाथ में है। याद रखना ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स अलग होते हैं, जैसे कि जस्टिस और इविल एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। चीफू सावधान की मुद्रा में कह रहा होता है कि मैं उन सारे मॉन्स्टर्स को जल्द ही पकड़ लूंगा। सोचता है कि उनके मास्टर ने फोन रख दिया है, इसलिए वो श्रॉट को उठाने जाता है। वो अब भी चीख रहे होते हैं गधे कहीं के, इस अपना काम फिनिश करके यहाँ पे आओ। इस सीन में हम देखते हैं होपो और जावली को उन रैबिट्स को बबल बात दे रहे होते हैं। जावली यहाँ होपो से लियांची रैबिट्स के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि ये लेजेंडरी बीस्ट रैबिट्स होते हैं, उस रेयर टाइची मैप को गार्ड करते हैं। कहते हैं कि इनकी पावर इतनी खतरनाक होती है कि वो दुनिया को उथल पुथल कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि लियांची रैबिट्स ये दोनों हो सकते हैं, तो किसी फुटबॉल की तरह मोटे हैं। तो प्यारे बनी इतने क्यूट होते हैं, कोई उन्हें बीस्ट कैसे कह सकता है। सोई अपने मॉन्स्टर डिटेक्ट वेपन से दोनों को पकड़ने के लिए वहाँ पे आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो दो रैबिट्स अपनी मिक्स्ड बॉडी स्किल का इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़े बनी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तभी होपो यहाँ जो लियांची रैबिट्स के बारे में बता रहा होता है, ये 2 क्यूट्स रैबिट्स ही होते हैं। हमारी जावली बनी बन के कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। बेचारी होपो को एक लात पड़ जाती है, जिससे वो दूर जा गिरता है। शुई देखता है कि उस बनी की कॉम्बैक्ट पावर 2 लाख होती है। देख के तो उसका मुंह खुला ही रह जाता है कि उसकी स्किल्स बस इतनी ही होती है कि वो सिर्फ 30 से कम कॉम्बैक्ट पावर वाले मॉन्स्टर से ही लड़ सकता है। जावली सुई को देखते ही उसे हाई करते हुए उसके पास आ रही होती है। यहाँ सुई सोच रहा होता है कि अगर ये मुझ पे गिर गई तो मेरी तो चटनी ही बन जाएगी, लेकिन फिर वो सारे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। जावली यहाँ उठती हुई उसे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ अपनी तलवार के साथ क्या कर रहे हो? पे वो चुपके से उन 2 रैबिट्स को ले करके वहाँ से चला जाता है। सारी जावली यहाँ अपने बॉस 2 और बॉस 3 को ढूंढती ही रह जाती है। सीन में हम सुई को उन 2 रैबिट्स के साथ देखते हैं। हाँ, वो कह रहा होता है वो लियांची रैबिट्स की कहानी सच थी और वो तुम ही हो। तुम्हें देखने से तो ऐसा नहीं लगता। उसके शॉट पे एक कॉल आती है और उसके मास्टर फिर से उस पर चिल्ला रहे होते हैं। वहाँ पे वो फीमेल मॉन्स्टर आई है, नाम लॉन्ग चेन है, उसने मुझे बहुत बुरी तरह कूटा है। तो वो कहता है कि मैं अभी उस मॉन्स्टर को पकड़ के कुल्लू ले आता हूँ। वही लेडी मॉन्स्टर होती है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। उसी ने ही शिफू के मास्टर को एक चेतावनी लेटर दिया था। हम देखते हैं सुई को जो बहुत ही सीरियस मोड में खड़ा होता है। ये दोनों भी चुपके से उसे देख रहे होते हैं। जावली यहाँ पूछ रही होती है क्या ये वाकई में सीरियस है? तो होपो कहता है कि हम क्या ही कर सकते हैं, हम तो उसे रोक भी नहीं सकते। तो जावली कहती है तो हम यहाँ फिर किस लिए आए हैं? मजा लेने के लिए आए हैं। इसमें होपो कहता है कि उसके दोस्त होने के नाते उसकी बॉडी सही सलामत उसके घर पहुँचानी होगी कि वो लोग फ्यूनरल कर सके। सुई अपने सीरियस वॉइस में कह रहा होता है जो मेरी शॉर्ट है कोल्ड आयरन से बनी हुई है, ये इतना शार्प और तेज है कि तुम्हारे बालों के भी 100 टुकड़े कर सकता है। ये हमारे कुल्लून मास्टर्स को 15 पीढ़ियों से इनहेरिट की गई है। अब तक इसने 49 मॉन्स्टर्स को मौत के घाट उतार दिया। 50वां नंबर तुम्हारा होने वाला है। चिंग, तुमने मेरे मास्टर को बुरी तरह कूट के अच्छा नहीं किया। सुना है कि तुमने हमारे कुल्लून शिष्यों के सामने हमारे मास्टर को 4 घंटों तक थप्पड़ ही मारती रही। ये यहाँ उनकी बेइज्जती कर रहा होता है या उसे ललकार रहा होता है,
कि वो कहता है कि ये कितनी बेइज्जती की बात है। अरे कुल्लून शिष्यों ने ब्रूटल इमेज को अपनी आंखों से देखा। ये सब जो वो डायलॉग बाजी कर रहा होता है, देखते हैं कि दूसरी तरफ वहाँ कोई होता ही नहीं। तभी वहाँ देखते हैं कि वहाँ ढेर सारे रोज पेटल्स हवा में उड़ रहे होते हैं। वो ड्रैगन मॉन्स्टर जिसका नाम लॉन्ग चेन होता है अपेयर होती है। इसकी भी कॉम्बैक्ट पावर 2 लाख होती है। जैसे ही सुई तेजी से अपने शॉट से उस पर अटैक करने जाता है। अब ये एपिसोड यही खत्म होता है और हम अगले एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं लोग ये पता करने के लिए कि उस फीफी की सच में कोई छोटी बहन है या नहीं, के घर जाते हैं जो एक गुफा होती है। बताती तो है कि उसकी बहन को एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन यहाँ हम उसका उल्टा ही देखते हैं। जोर जोर से उन लोगों पे शाउट कर रही होती है। वो जो आवाज़ होती है चिड़चिड़ी वाली और एकदम हमेशा गुस्सा में रहने वाली, इसी मूड में उन सब से बोल रही होती है। मैंने तुम लोगों को कितनी बार सिखाया, अभी भी तुम लोग ठीक से नहीं कर रहे हो। लोग यहाँ हमारे पूर्वजों को अच्छे से श्रद्धांजलि दो। होपो कहता है कि मैं एक कैट स्पिरिट हूँ, मेरे पूर्वज ये फॉक्स स्पिरिट की फैमिली कैसे हो सकती है। सोचने वाली बात है, जब इसका भाई कुत्ता है, इसके पूर्वज कुछ भी हो सकते हैं। देखते हैं अपने लिटिल मॉन्ग चेन को जो घूमता घामता उस गुफा में आ जाता है। लूलू सबको अभी भी ऑर्डर दे रही होती है। ये बेचारे सिर्फ चुपचाप उसकी बातों को सुन रहे होते हैं सर झुकाए। चेन उन्हें हाई करता है। ये सभी लोग उसी इशारे से कह रहे होते हैं कि अरे निकलो यहाँ से, मत आओ यहाँ। ये लूलू की नज़र पड़ती है चेन पे। अभी उसे अपने पास्ट की मेमोरी याद आती है, जैसे वो 300 साल पहले साथ में रहा करते थे। वो चेन के पास आती है और यहाँ उसकी पर्सनालिटी एकदम सॉफ्ट हार्टेड बन जाती है। उससे बड़े ही प्यार से पूछ रही होती है, इन क्या मैं तुम्हें याद हूँ। चेन कहता है कि बहन जी माफ़ कीजिए, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। लूलू कहती है, हाँ 300 साल बीत चुके हैं, तुम्हें मैं कैसे याद होंगी, क्या अब तुम मेरे साथ दोस्ती कर सकते हो। इस पे चेन कहता है कि तौबा तौबा, मैं तो एक लिटिल मॉन्क हूँ जो बुद्धा का शिष्य है, तुम एक लिटिल मॉन्स्टर, हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। ऐसा कहते ही वो वहाँ से 9 2 11 हो जाता है। लूलू यहाँ अपनी पास्ट की मेमोरी याद करते हुए चेन से पूछ रही होती है, हम कब तक फ्रेंड्स रहेंगे। तो वो कहता है हमेशा के लिए। इस पे वो बहुत ही भोले तरीके से पूछ रही होती है कि ये हमेशा के लिए क्या होता है। फिर वो कहता है कि जब मैं कल्टीवेशन करके एक महान मास्टर बन जाऊंगा, तुम अपनी कल्टीवेशन करके एक फॉक्स स्पिरिट बन जाओगी। हमारी दोस्ती उस वक्त तक रहेगी जब तक ये दुनिया ख़त्म ना हो जाए। सब मेमोरी को याद करते हुए वो सिसकने लगती है। क्लाउडी उसे समझाने की कोशिश करता है। फिर से वो चीखते हुए कहती है कि बैठे रहो अपनी जगह पे। हम देखते हैं अपने लिटिल से मॉन्क को दुनिया की मोह माया अभी तक छोड़ी नहीं होती है और वो उन फ्रूट्स लॉलीपॉप को ये लालची नज़रों से देख रहा होता है। लूलू वहाँ आती है उसे वो ढेर सारे फ्रूट्स लॉलीपॉप देने के लिए। चेन कहता है कि बहन जी आप मेरा आखिर पीछा क्यों कर रही हैं। जैसे ही उसकी नज़र उन लॉलीपॉप्स पे पड़ती है तो बस उन पे टूट पड़ता है, कहते हुए कि वैसे भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब बुद्धा हमें सज़ा देंगे। वैसे भी हमारे ज़ू में टेम्पल का ट्रेडिशन है, हम हर दिन कोई ना कोई अच्छा काम करते ही हैं। उनकी इस गपशप को वो चारों चुपके से देख रहे होते हैं। वो शॉपकीपर उन्हें कह रहा होता है, तुम लोग यहाँ नहीं रुक सकते जब तक तुम लोग कोई वाटरमेलन ना खरीद लो। फिर जावली कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। कहता है मेरे पास भी नहीं है। का भाई भी यही कह रहा होता है फीफी की तरफ देखते हुए। फीफी अपनी बहन को खुश देख के अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही होती है। पैसे निकाल कर उसे कहती है क्या ये काफ़ी है। ये चेन उससे पूछ रहा होता है कि ये सारी चीज़ें मेरी इतनी फेवरेट है, ये बात तुम्हें कैसे पता चली। इस पर लूलू कहती है कि जो तुम्हें पसंद है वही मुझे पसंद है। चेन कहता है 1 मिनट रुको, मुझे पसंद है वो तुम्हें पसंद है, तो इसका मतलब तुम मेरे पास यहाँ आई हो मेरा खाना चुराने के लिए। तुम मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना भुक्कड़ कहीं की। वो खुद रहा होता है भुक्कड़ों की तरह और देखो किसे बोल रहा होता है। अरे वो लोग भी जो उन्हें देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं शौक हो जाते हैं उसकी इस बात पे। हमारी लुल्लू तो यहाँ हार्ट ब्रोकन हो जाती है। जोरदार पंच उस तरबूज पे दे मारती है। उसके इस पागलपन को देख के वो सारे भी शौक रह जाते हैं। अगर उस तरबूज की जगह उनका सर होता तो क्या ही होता। हम देखते हैं कि लोलो हार नहीं मानती और वो फिर चेन के पास चली जाती है। उससे पूछ रही होती है कि बड़े होके तुम क्या बनना चाहते हो। तो वो कहता है कि वो बुद्धा का बहुत बड़ा शिष्य बनेगा, दुनिया की ऑल ह्यूमन बींग्स की मदद करेगा उनकी सफरिंग्स को दूर करने में। वो लूलू से ये पूछता है कि वो क्या बनना चाहती है। तो वो कहती है कि वो ऑल ह्यूमन बींग्स बनना चाहती है। ये सुन के तो चेन भी शर्मा जाता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे काले बादल छा जाते हैं और वहाँ बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। बचते हुए वो एक पेड़ के नीचे आते हैं जहाँ लूलू कह रही होती है कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मैं घर कैसे जाऊँगी। चेन उसे यहाँ एक अम्ब्रेला ऑफर करता है। इस पर वो उससे पूछती है कि तो तुम कैसे जाओगे, अगर तुम बारिश में भीग गए तो तुम्हें तो सर्दी लग जाएगी। इस पर चेन कहता है कि तुम बस मेरी फिक्र मत करो और एक सीटी बजाता रहो। वहाँ 2 सेकंड के अंदर एक घोड़ा गाड़ी आ जाती है।
तो वो तुरंत ही बैठ जाता है। 1 सेकंड के अंदर ही वहाँ से चला जाता है। अरे वहाँ सुन्न होके खड़ी रह जाती है कि जब घोड़ा गाड़ी से ही जाना था तो मुझे अम्ब्रेला क्यों दिया। जोर का एक पंच फिर उस पेड़ पे मारती है। इस पे उस पेड़ की सारी इकट्ठा बूंदे उसी पे गिर जाती है। उस बेचारी के फिर से दिल टूटने का ये नज़ारा भी वो चारों छुप के देख रहे होते हैं। बारिश में भी ओली यहाँ कहती है कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर हुपो से पूछ रहा होता है लेकिन कैसे। क्लॉडियो से कहता है क्या तुमने वो कहानी नहीं सुनी है। हाँ, एक हीरो सेव करता है ब्यूटी को गुंडों से। अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वे दोनों अपना वेश बदल लेते हैं। देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता है। जॉली उन्हें कह रही होती है कि ये रोड मैंने बनाया है। वो कहता है और ये ट्रीज मैंने लगाई हैं। ये जॉली यहाँ अपना लाइन भूल जाती है। खड़ाते हुए कह रही होती है कि अगर तुम लूलू वहाँ चिल्लाते हुए उनसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे फॉक्स स्प्रिट को डराने की, खुलेआम इस तरह की गुंडागर्दी करने की। वो यहाँ अपने पावर्स का यूज करके उस पर अटैक करने वाली होती है। वो कहता है कि अरे मैंने अभी तक अपनी लाइन तो बोली ही नहीं, ये सीरियस है जो हम पे हमला करने वाली है। हम देखते हैं कि लोलो जॉली से जबरदस्ती तलवार ले करके अपने गले में लगा लेती है। बचाओ बचाओ वहाँ चिल्लाने लगती है। बेचैन कहता है कि मुझे कुछ मत करना प्लीज, भीख मांगता हूँ मुझे यहाँ से जाने दो। वो वहाँ से इस तरह से सर पे पाँव रख के भागता है ना। ओली यहाँ कह रही होती है कि हमने जैसा रिहर्सल किया था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ वो लूलू को समझाते हुए कह रही होती है क्या तुम अब भी उसकी दोस्त बनी रहना चाहती हो, उसने तुम्हें ऐसे मुसीबत में छोड़ दिया। ये वहाँ हम देखते हैं कि चेन चिल्लाते हुए आता है कि उसे जाने दो। वो अपनी स्टिक से उन दोनों को परे करता है। वो कह रहा होता है कि पुलिस अंकल इन दोनों विलन्स को पकड़ लो। चेन लोलो को समझाने लगता है कि जब हमारा सामना किसी गैंगस्टर से हो जाता है हमें उस समय शांत रहना चाहिए और पुलिस को कॉल करना चाहिए। फिर लोलो कहती है कि ठीक है अब मैं शांत ही रहूंगी। वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं उसे एक पेड़ के नीचे शांत बैठे हुए। हाँ, वो सोच रही होती है कि आखिर 300 साल बीत चुके हैं। फॉक्स स्पिरिट तो फॉक्स स्पिरिट ही रही, लेकिन वो लिटिल मॉन्क बदल गया। इस सालों में नदी, झरने, पहाड़, पेड़ सब कुछ बदल गए। ये आखिर कैसे सोच सकती हूँ कि वो नहीं बदलेगा। जाने दो, अच्छे दोस्त कम ही मिलते हैं। तो बस अपने केव में जा रही हूँ और वहाँ जाके एक लंबी नींद लूंगी। ये चेन वहाँ हाफते हाफते आता है और कहता है कि तुम यहाँ हो, तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ पता है। देखकर तो लूलू बड़ा ही खुश हो जाती है। लेकिन तभी चेन कहता है कि तुम्हारे पास टॉयलेट पेपर है, जोर की टॉयलेट लगी है। आगे हम देखते हैं लूलू अपना नाक बंद करते हुए उसे कह रही होती है क्या हो गया। वहाँ चेन हाँ कहता है और दौड़ते हुए उसके पास आता है, उसे एक गोल गोल सी चीज दिखा रहा होता है। फिर लूलू कहती है कि ये क्या है। वो उसे वही चीज समझ रही होती है। फिर चेन कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, तो मेरे मास्टर की मालाओं की मोतियां हैं, इसे मैंने चुरा लिया था, चलो हम इससे कंचे खेलते हैं। तो यहाँ उसे पूछ रही होती है क्या तुम्हें याद है वो सब कुछ। तो वो कहता है कि मुझे पता नहीं, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम्हारे साथ कंचे खेलने का मन हो रहा था। फिर लोलो कहती है कि मुझे भी, और वे दोनों वहाँ पे खेलने लगते हैं। लास्ट में यहाँ उनकी क्यूट सी नजरें मिल जाती हैं और ये एपिसोड यही खत्म होता है और हम अगले एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं। एपिसोड होने वाला है वो इस सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो ये सीरीज कैसी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए बिना किसी देरी किए हम अपने फाइनल फाइट को शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है वो ड्रैगन मॉन्स्टर जिसका नाम लॉन्ग चेन होता है अपेयर होती है। इसकी भी कॉम्बैक्ट पावर 2 लाख होती है। जैसे ही सुई तेजी से अपने शॉट से उस पर अटैक करने जाता है, स्मूथली से वहाँ से साइड हो जाती है और वो बेचारा तो धड़ल्ले से नीचे गिर जाता है। ये दोनों भी कह रहे होते हैं कि अब तो ये गया काम से, इसे कोई नहीं बचा सकता। अब भी हम देखते हैं कि वो 2 रैबिट्स अपने मिक्स्ड बॉडी स्किल से एक बनी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जिसकी शॉट वो कैरेट बन जाती है। वो बनी चेन लॉन्ग के सामने बहुत तुच्छ सा होता है। कह रहा होता है कि मेरी एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, मेरी कॉम्बैक्ट पावर 30 थी लेकिन अब 10,000 हो गई है। मैं तुम्हें मज़ा चखाता हूँ चेन लॉन्ग। मैं चेन लॉन्ग उसे मात्र एक किक मारती है और वो दूर जाके गिरता है। ये दोनों भी पॉपकॉर्न खाते हुए उनकी फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं। सुई फिर से वापस आता है और अपने कैरेट चॉप स्किल से अटैक करता है। चेन लॉन्ग का इस पर कोई असर नहीं होता, वो सिर्फ मात्र अपने एक पेटल से उसे ब्लास्ट कर देती है। सुई एकदम तेजी के साथ अपनी शॉट की अब कैरेट होती है, लॉन्ग पे लगातार वॉर कर ही रहा होता है। दूसरी तरफ चेन लॉन्ग उसके बट पे जो मार रही होती है कैरेट से, फिर उस पर तेजी से अटैक करता है। चेन लॉन्ग फिर उसके बट पे आराम से मार रही होती है। शुई अपने ऑल शॉट स्किल से उस पर अटैक करता है। इस अटैक से भी वो बच जाती है। चेन लॉन्ग कहती है एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, इतना टाइम हुआ है। इस पे सुई कहता है कि 10-15 हो रहे हैं। लॉन्ग कहती है कि ओ काफ़ी रात हो चुकी है,
मुझे अपने बेड पे चले जाना चाहिए कि मैं अपनी ब्यूटी स्लीप ले सकूं। तो सुई कहता है कि लड़कियों को ज़्यादा देर तक जागना उनके स्किन के लिए ठीक नहीं है, उनकी स्किन को डल कर सकता है और उन्हें डार्क सर्कल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अचानक से उसे याद आता है वो बैड मॉन्स्टर कहते हुए उस पर अपनी गाजर से अटैक करने वाला होता है। यहाँ लॉन्ग चेन अपनी ड्रैगन स्पिरिट से उस पर हमला करती है, तो वो सह नहीं पा रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं शोई को जो अभी बनी के फॉर्म में होता है और वो एकदम बेबी की तरह सो रहा होता है। चेन यहाँ उन दोनों से पूछ रही होती है क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है। तो ऊपर कहता है कि बदकिस्मती से बट है तो हमारा ही दोस्त। एक गाजर फेंक के उसे इशारा करती है, तो वो एकदम वफादार डॉगी की तरह उसके सामने वो ला के रख देता है। यहाँ उसके चूते ही वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है। वो कह रही होती है कि कुल्लून सेक्ट के लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। और फिर हमें 300 साल पहले की एक कहानी दिखाई जाती है कार्टून के फॉर्म में। कुल्लून सेक्ट के फाउंडर यानी शोई के मास्टर लॉन्ग चेन को ललकारते हुए पकड़ने आए होते हैं। वो उससे बुरी तरह हार जाते हैं। में कुछ दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। हाँ, वो मास्टर छुपते हुए उससे कह रहा होता है आखिर दोबारा क्यों आई हो, तुम 300 साल से सिंगल हो, तुम्हारे पास इतना बेकार का वक्त है जो इधर उधर घूमती ही रहती हो, कहीं तुम्हें मुझ पे क्रश तो नहीं है। रखो भले ही तुम्हारे पास माउंटेन्स और रिवर्स को कंट्रोल करने की पावर है, लेकिन तुम मेरे जैसे एक कल्टीवेटर के हार्ट को कभी जीत नहीं पाओगी। ले तुम मेरे प्यार में गहराई तक डूब चुकी हो। ये सुनती ही लॉन्ग चेन उसे पकड़ लेती है। वो कहता है कि मेरा मतलब था बिना किसी पर्पस के लाइफ जीना कितना बोरिंग है, तुम अपना खुद का सेल्फ कल्टीवेशन सेट क्यों नहीं सेट करती जैसे मैंने किया है। देखो अभी मेरे पास कितने सारे शिष्य हैं, प्यार में पढ़ते देखता हूँ, फिर उनके ब्रेकअप को देखता हूँ, फिर उनके झगड़े को देखता हूँ, इतना फन है इसमें। चेन यहाँ इन्हीं बातों की सोच में होती है और कहती है मेरी लाइफ हज़ारों सालों से इसी तरह बोरियत में कट रही है, इससे बेटर है कि मैं कुछ डिसिपल्स को रिक्रिएट करूँ ताकि मेरी ज़िंदगी में भी कुछ फन आ जाए। मैं तुम तीनों को चुनती हूँ एज माई शिष्य। जिस पे वो दोनों उसे तुरंत ही मास्टर कहने लगते हैं। लेकिन यहाँ शुई कहता है कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा कुल्लून सेक्ट का ही शिष्य रहूँगा, मेरे मरने के बाद भी कुल्लून सेक्ट का ही घोस्ट कहलाऊंगा। तभी वो उसके सामने एक रॉड रखती है। इसे देख के शुई तुरंत उसे मास्टर कहने लगता है। वो कहता है कि ये रॉड को जो भी हासिल कर पाएगा वही हमारे कुल्लून सेक्ट का सुप्रीम होगा। यहाँ लॉन्ग चेन उस रॉड को खोजली करने के लिए इस्तेमाल कर रही होती है। कहती ये तो सिर्फ मेरे लिए खिलौना है, तुम्हारे मास्टर ने मेरी एक उंगली के वार से हारा था। वो कहती है कि तुम तीनों के लिए मेरे पास एक टास्क है, इस खिलौने को ले लो जो तुम्हारे लिए सेल्फ डिफेंस का काम करेगा। वो यहाँ उन तीनों को देख रही होती है कि आखिर ये किसे दे। इस पर सुई कहता है कि जाहिर है यहाँ सबसे सीनियर ब्रदर हूँ तो ये मुझे ही मिलना चाहिए। फिर हुप्पो कहता है कि मैं तुमसे 1000 साल बड़ा हूँ, ये मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा बिग सीनियर ब्रदर हूँ। भी यहाँ पीछे नहीं रहती है और वो कहती है कि मैंने सबसे पहले आपको मास्टर कहा था, मैं आपकी सबसे पहली शिष्या हूँ। यहाँ कह रहा होता है कि मैं यहाँ फर्स्ट सीनियर ब्रदर हूँ। जावली कहती है तो तुम मुझे बिग सीनियर ब्रदर क्यों नहीं कहते, मतलब है कि बिग सीनियर सिस्टर। ये तीनों यहाँ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं कि बिल्ली, फिश और ह्यूमन की तरह। ये सब उनकी सुप्रीम मास्टर चुपचाप से देख रही होती है। कहती है कि 1 मिनट, याद आया कि मैं तो पहले ही किसी को अपना फर्स्ट शिष्य बना चुकी हूँ। वो जिस शिष्य की बात कर रही होती है वो और कोई नहीं बल्कि आसी होता है, एक फॉक्स स्पिरिट है। वो उसका शिष्य कैसे बना होता है ये जानेंगे हम नेक्स्ट सीजन में। गाइस कीप वेटिंग फॉर नेक्स्ट सीजन। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक हार्ट ज़रूर दे देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्यूचर में इसी तरह की अमेजिंग सीरीज में और भी लाने वाली हूँ आपके लिए, सो डू काइंडली सब्सक्राइब इट। बहुत ही जल्द मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।